लीगल स्किल चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। आप मेरे द्वारा बनाए गए कोर्सेज यूडीमी पे भी खरीद सकते हैं, जिसका नाम आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। चलिए मैं एक एक करके आपके लिए पढ़ता हूँ। लर्न ड्राफ्टिंग कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट, लीगल रिसर्च यूजिंग गूगल फॉर लॉयर लॉ स्टूडेंट, एडोब एक्रोबैट प्रोडेसी फॉर लॉयर लॉ स्टूडेंट, ड्राफ्टिंग कॉमर्शियल एग्रीमेंट। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मर्जर एंड एक्विजिशन होता है किसी भी कंपनी का एनसीएलटी के थ्रू। एनसीएलटी कहने का मतलब कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। आप चाहें तो ये कोर्स यूडीमी से भी खरीद सकते हैं, जिसमें मैंने डिटेल पढ़ा रखा है कि कैसे हम पिटीशन ड्राफ्ट करते हैं, क्या स्टेज होता है, और बहुत सारे कोर्ट्स के ऑर्डर और पिटीशन भी मैंने रिसोर्स सेक्शन में दे रखे हैं। तो आप चाहें तो ये कोर्स यूडीमी से भी खरीद सकते हैं, जिसका नाम कॉर्पोरेट लिटिगेशन मर्जर एंड एक्विजिशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट वन, कंप्रोमाइजेस अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन। तो इस कोर्स को मैंने पार्ट्स में बांट रखा है ताकि आपको समझाने में आसानी हो। और इस चैप्टर का नाम है कंप्रोमाइजेस अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन। कई बार इसे हम मर्जर एंड एक्विजिशन चैप्टर के नाम से भी जानते हैं या टेक ओवर चैप्टर के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इंट्रोडक्शन। तो ये चैप्टर 15 है कंपनीज एक्ट का, जो कि सेक्शन 230 से 240 तक है, और इसका नाम है कंप्रोमाइजेस अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन। ये जो चैप्टर है 15, ये कंप्लीट चैप्टर है। कहने का मतलब कि अगर आप ये चैप्टर पढ़ लेते हैं, उसके बाद से कोई और बेयर एक्ट की आपको जरूरत नहीं है, किसी और सेक्शन को रेफर करने की जरूरत नहीं है किसी और एक्ट में। तो ये चैप्टर आप पढ़ लेंगे तो ये कंप्लीट चैप्टर है। इसमें क्या दे रखा है, इसमें कंप्रोमाइजेस विथ क्रेडिटर एंड अरेंजमेंट विथ मेंबर, यहां विथ होगा, विथ मेंबर। तो इस पूरे चैप्टर में कंप्रोमाइजेस विथ क्रेडिटर एंड अरेंजमेंट विथ मेंबर की ही बात हो रही है। अब कंप्रोमाइजेस क्या होता है? कंप्रोमाइजेस कहने का मतलब कि एडजस्टमेंट रिगार्डिंग सम डिस्प्यूट। अगर कोई आपके बीच में डिस्प्यूट हो रहा है और आप उसमें एडजस्ट कर रहे हैं तो इसको हम कंप्रोमाइजेस कहते हैं। Some of the provision under this section are format of making application before tribunal। तो किस प्रकार से हम ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन देंगे, फॉर्म ऑफ नोटिस, जो नोटिस बनाएंगे उसका फॉर्म क्या होगा, तो ये सारी चीजें इस चैप्टर में दी हुई है। अब जो प्रोसीजर से रिलेटेड एस्पेक्ट है ना, वो इस चैप्टर के अंदर जो रूल्स हैं उसमें दिया हुआ है। उस रूल का नाम है द कंपनीज कंप्रोमाइजेज अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन रूल 2016। ये चैप्टर 15 के अंदर रूल बना हुआ है, ये देख रहे हैं, ये रूल का नाम है। चलिए मैं इसको बोल्ड कर देता हूं। तो जब भी आप कंपनीज एक्ट का बुक खरीदे ना, तो उसके एक रूल्स का भी बुक खरीद लें। चलिए मैं एक आपको फोटो दिखाता हूँ रूल्स का। आप देख रहे हैं ये है बुक, और इसका नाम है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल रूल्स 2016। और इसका देख रहे हैं ये वाला नाम, द कंपनीज कंप्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन रूल्स 2016। तो ये जो रूल है ना, ये चैप्टर 15 में कंपनीज एक्ट के बना हुआ है। तो जब भी आप कंपनीज एक्ट का एक बुक खरीदें तो आप नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल रूल्स का भी एक बुक खरीद लें, क्योंकि कंपनीज एक्ट में हमें सब्सटेंटिव राइट के बारे में दिया हुआ होता है, और इस रूल्स में हमें प्रोसीजरल एक्सपेक्ट के बारे में दिया हुआ होता है कि मर्जर कैसे होगा, क्या प्रोसीजर होगा उसका। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो बिजनेस का एक्विजिशन दो प्रकार से होता है। एक होता है मर्जर एंड एक्विजिशन से, जो कि सेक्शन 230 एंड 232 में दिया हुआ है, और दूसरा है टेक ओवर, जो कि सेक्शन 235, 236 एंड 238 में दिया हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब मर्जर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन देखते हैं। सेक्शन 233 फास्ट ट्रैक मर्जर के बारे में दिया हुआ है। सेक्शन 234 मर्जिंग ऑफ फॉरेन कंपनीज विद इंडियन कंपनीज और वाइस वर्सा। इसको कई बार हम क्रॉस बॉर्डर मर्जर के भी नाम से जानते हैं। इसमें फॉरेन कंपनीज इंडियन कंपनी से मर्ज होती है और इंडियन कंपनीज फॉरेन कंपनीज से मर्ज होती है। तो उसका प्रोसीजर इस चैप्टर में दिया हुआ है।
गवर्नमेंट ऑर्डर ऑफ मर्जर और अमेलगमेशन इन पब्लिक इंटरेस्ट, जैसे कि आपने देखा होगा देना बैंक मर्ज हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। सेक्शन 239 प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स एंड अकाउंट्स, तो इसमें बुक्स एंड अकाउंट्स को प्रिजर्व करना पड़ेगा आपको मर्जर के बाद भी। सेक्शन 240 लाइबिलिटी एंड पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस, अगर कोई पार्टी नॉन कंप्लायंस करता है या कोई कंपनी नॉन कंप्लायंस करती है तो उसका लाइबिलिटी और पेनल्टी क्या होगा, वो सेक्शन 240 में दिया हुआ है। अब टेक ओवर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सेक्शन मैंने आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं एक बार यहाँ आपको बताता हूँ। सेक्शन 235, 236 एंड 238 टेक ओवर और एक्विजिशन ऑफ शेयर से रिलेटेड है। यहाँ पे आपने देखा होगा, पहले मैंने बताया पहले स्लाइड में आपको। अब चलिए हम कुछ टर्म के मीनिंग को देखते हैं। अमेलगमेशन, तो अमेलगमेशन क्या होता है? अमेलगमेशन इज अरेंजमेंट और रिकंस्ट्रक्शन। अमेलगमेशन क्या है? अरेंजमेंट है और रिकंस्ट्रक्शन है। अब ये लाइन पढ़ते हैं। अमेलगमेशन इज अ लीगल प्रोसेस बाय विच टू और मोर कंपनीज आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू एंटिटी। तो इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक कंपनियां मिलकर एक तीसरी कंपनी बनाती हैं जो कि नई होती है, उसको कहते हैं अमेलगमेशन। और वन और मोर कंपनीज आर टू बी अब्सॉर्ब्ड और ब्लेंडेड विथ अनदर, एक या एक से अधिक कंपनियां किसी और कंपनी में एब्जॉर्ब हो जाती हैं या तो ब्लेंडेड हो जाती हैं, दोनों कहने का मतलब एक ही है। एज ए कॉन्सिक्वेंस, इसका परिणाम क्या होता है कि द अमलगमेशन कंपनी लूजेज इट एग्जिस्टेंस, जो कंपनी एब्जॉर्ब होती है उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, या जो दो कंपनियां मिलकर तीसरी कंपनियां बना रही थी तो वो दोनों कंपनियां खत्म हो जाती हैं। एंड इट्स शेयर होल्डर बिकम्स द शेयर होल्डर ऑफ अ न्यू कंपनी और अमलगमेटेड कंपनी, तो इनके शेयर होल्डर जो होते हैं वो नई कंपनी के शेयर होल्डर हो जाते हैं। चलिए इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये देखिए सेकंड एग्जांपल, इसमें तीन कंपनियां हैं, एक एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड एंड जेड लिमिटेड। ये है अमलगमेशन कंपनी, ये एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड मिलके एक जेड लिमिटेड कंपनी बना रही है, इसको हम कहेंगे अमलगमेटेड कंपनी। इसको हम ट्रांसफर कंपनी भी कह सकते हैं, क्योंकि कोर्ट में जब भी हम पिटीशन या एप्लीकेशन देते हैं तो उसमें हम इसको ट्रांसफर कंपनी कहते हैं और इसको ट्रांसफरी कंपनी कहते हैं। तो जो एक्स और वाई लिमिटेड कंपनियां हैं, जब वो अमलगमेट होंगी जेड लिमिटेड में, तो एक्स एंड वाई लिमिटेड का जितना भी एसेट होगा और लायबिलिटी होगा वो जेड लिमिटेड का हो जाएगा। जितने भी एक्स लिमिटेड के शेयर होल्डर होंगे और वाई लिमिटेड के शेयर होल्डर होंगे वो भी जेड लिमिटेड के शेयर होल्डर हो जाएंगे अपॉन मर्जर, मर्जर होने के बाद। और ये एक्स लिमिटेड क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी और ये कंपनी एग्जिस्टेंस में रहेगी। तो इस एग्जांपल में आपने देखा कि दो कंपनियां कैसे मिलकर एक तीसरी कंपनी बनाती है, जो कि ये वाला लाइन था। Amalgamation is a legal process by which two or more companies are joined together to form a new entity. अब इसका एग्जांपल देखते हैं इस लाइन का। One or more companies are to be absorbed or blended with another. तो ये फर्स्ट एग्जांपल, यहाँ दो कंपनियां हैं एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड। जो एक्स लिमिटेड है वो मर्ज हो रही है किसमें, या अमेलगमेट हो रही है वाई लिमिटेड में, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफर कंपनी, इसको कहते हैं ट्रांसफरी कंपनी, इसको अमलगमेशन कंपनी भी कहते हैं, इसको अमलगमेटेड कंपनी भी कहते हैं। लेकिन जब भी आप कोर्ट में पिटीशन या एप्लीकेशन लिखें तो आप इसको ट्रांसफरी कंपनी लिखें और इसको ट्रांसफर कंपनी लिखें, अमलगमेटेड और अमलगमेशन कंपनी ना लिखें। जब एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड में मर्ज हो जाएगी तो ये कंपनी डिसॉल्व हो जाएगी। अब जो एक्स लिमिटेड कंपनी है उसकी जितने भी एसेट एंड लायबिलिटी है वो वाई लिमिटेड कंपनी की हो जाएगी अपॉन मर्जर, मर्जर होने के बाद। और जो भी शेयर होल्डर हैं एक्स लिमिटेड के वो भी शेयर होल्डर हो जाएंगे वाई लिमिटेड कंपनी के अपॉन मर्जर, मर्जर होने के बाद। और एक्स लिमिटेड क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं अमलगमेशन, ठीक है। अब चलिए, अब देख रहे हैं यहाँ पे कंप्रोमाइजेज विद क्रेडिटर एंड अरेंजमेंट विद मेंबर। अरेंजमेंट कहने का मतलब कि यहाँ अमलगमेशन, तो अरेंजमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो अरेंजमेंट में क्या क्या आता है? तो अरेंजमेंट में अमलगमेशन आता है, मर्जर आता है, डिमर्जर आता है, टेक ओवर आता है।
अमलगमेशन तो मैंने आपको समझा दिया, मर्जर थोड़ी देर में समझा दूंगा, डीमर्जर आपको अभी समझाता हूँ और टेक ओवर भी थोड़ी देर में समझा दूंगा। तो डीमर्जर क्या होता है? जैसे कोई कंपनी है एक्स लिमिटेड, ठीक है, उसके 3 बिजनेस हैं, जैसे बिजनेस 1 रियल एस्टेट का, बिजनेस 2 फूड का, और बिजनेस 3 आयरन रॉड मैन्युफैक्चरिंग का। अब एक्स लिमिटेड क्या करना चाहती है कि कंपनी बनाती है वाई लिमिटेड कंपनी, और उस कंपनी को वो रियल एस्टेट बिजनेस अपना पूरा दे देना चाहती है। तो एक्स लिमिटेड को क्या कहेंगे हम? डिमर्ज्ड कंपनी, और वाई लिमिटेड को कहेंगे रिजल्टिंग कंपनी। अब आप देख रहे हैं अपन डिमर्जर एक्स लिमिटेड के पास 2 ही बिजनेस बच जाएगा, फूड का और आयरन रॉड का, और रियल एस्टेट बिजनेस किसके पास आ जाएगा? वाई लिमिटेड कंपनी के पास। तो इसको हम कहते हैं डिमर्जर, कि कैसे एक कंपनी अपना कोई बिजनेस दूसरे कंपनी को दे देती है। अब चलिए ट्रांसफर कंपनी एंड ट्रांसफर कंपनी देखते हैं। तो ट्रांसफर कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज अमलगमेटेड इनटू अनदर कंपनी। तो इसको हम ट्रांसफर कंपनी कहेंगे क्योंकि ये कंपनी इस कंपनी में अमलगमेट हो जा रही है, तो ये कंपनी अपना एग्जिस्टेंस लूज कर जाएगी, एक्स लिमिटेड अपना एग्जिस्टेंस लूज कर जाएगी, तो इसको हम कहेंगे ट्रांसफर कंपनी। ट्रांसफरी कंपनी मीन्स द कंपनी इनटू विच अ ट्रांसफर कंपनी इज अमलगमेटेड। तो ट्रांसफरी कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें ट्रांसफर कंपनी अमलगमेट हो जाती है, तो इसको हम ट्रांसफरी कंपनी कहेंगे। चलिए मैं आपको एक एनसीएलटी का ऑर्डर दिखाता हूँ, उस ऑर्डर में कैसे लिखा है आपको दिखाता हूँ मैं। ये देख रहे हैं, ये 3 कंपनियां, मेडिको डेटाबेस प्राइवेट लिमिटेड, रूपमाल डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। ये देख रहे हैं, ये ट्रांसफर कंपनी है, कंपनी नंबर 1। ये ट्रांसफर कंपनी, कंपनी नंबर 2। ये ट्रांसफरी कंपनी, एप्लीकेंट नंबर 3। तो ये दोनों कंपनियां, ट्रांसफर कंपनी 1, ट्रांसफर कंपनी 2 एब्जॉर्ब हो जाएंगी ट्रांसफर कंपनी 3 में। तो ये दोनों कंपनी अपनी एग्जिस्टेंस लूज कर जाएंगी आफ्टर अमलगमेशन। तो इसको हम ट्रांसफर कंपनी कहेंगे, इसको भी ट्रांसफर कंपनी कहेंगे, और इसको ट्रांसफरी कंपनी कहेंगे। तो इस प्रकार से जब भी आप पिटीशन ड्राफ्ट करेंगे तो आप इसी प्रकार से देंगे, ट्रांसफर कंपनी नंबर 1, ट्रांसफर कंपनी नंबर 2, ट्रांसफरी कंपनी एप्लीकेंट नंबर 3। इसको एप्लीकेंट 1 कर देंगे, इसको एप्लीकेंट 2 कर देंगे। अब टाइप्स ऑफ अमलगमेशन देखते हैं कि कितने टाइप्स के अमलगमेशन होते हैं। तो अमलगमेशन 2 टाइप के होते हैं, अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर, अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। तो चलिए हम अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर देखते हैं। अमलगमेशन वेयर देयर इज जेन्युइन पूलिंग not merely of the asset and liabilities of the amalgamating company but also the shareholder interest and business of these companies are known as amalgamation in nature of merger। तो इसमें क्या होता है ना कि जब कंपनीज अमलगमेट होती हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जब एक्स लिमिटेड कंपनी वाई लिमिटेड कंपनी में अमलगमेट होगी तो इसको हम कहेंगे ट्रांसफर कंपनी, इसको कहते हैं ट्रांसफरी कंपनी। अब देखिए, ट्रांसफर ऑफ ऑल एसेट एंड लाइबिलिटी फ्रॉम ट्रांसफर कंपनी टू ट्रांसफरी कंपनी, यहां 2 होगा। तो जो भी एक्स लिमिटेड कंपनी का एसेट एंड लाइबिलिटी होगा ना, वो वाई लिमिटेड कंपनी का एसेट एंड लाइबिलिटी हो जाएगा। ये है पहली पॉइंट। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, ऑल द शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफर कंपनी बिकम्स द शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। तो जो भी एक्स लिमिटेड कंपनी के शेयर होल्डर होंगे वो वाई लिमिटेड कंपनी के शेयर होल्डर हो जाएंगे। बिजनेस ऑफ ट्रांसफर कंपनी इज कंटिन्यूड आफ्टर मर्जर और अमलगमेशन। तो जो एक्स लिमिटेड कंपनी है ना, उसका बिजनेस कंटिन्यू रहेगा आफ्टर अमलगमेशन विथ वाई लिमिटेड कंपनी। अब अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज, अमलगमेशन which are in effect a mode by which one company acquire another company. As a consequence, the shareholder of the company which is acquired normally do not continue to have a proportionate share in the equity of combined company or business of the company which is acquired is not intended to be continued. Such amalgamation are amalgamation in nature of purchase। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ट्रांसफर ऑफ ऑल एसेट फ्रॉम ट्रांसफर कंपनी टू ट्रांसफरी कंपनी। तो इस केस में भी
जितने भी एसेट होंगे एक्स लिमिटेड कंपनी के वो वाई लिमिटेड कंपनी के हो जाएंगे, एसेट एंड लाइबिलिटीज। ऑल द शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफर कंपनी डज नॉट बिकम शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। तो जितने भी शेयर होल्डर ट्रांसफर कंपनी के हैं वो शेयर होल्डर ट्रांसफरी कंपनी के नहीं होंगे। बिजनेस ऑफ ट्रांसफर कंपनी इज डिसकंटिन्यूड आफ्टर मर्जर। अब जो एक्स लिमिटेड का बिजनेस होगा ना वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा मर्जर के बाद। तो ये अंतर थे अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर, अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज में। तो चलिए मैं फिर से एक बार आपके लिए ये दोहराता हूं। तो अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर में ट्रांसफर ऑफ ऑल एसेट एंड लाइबिलिटीज फ्रॉम ट्रांसफर कंपनी टू ट्रांसफरी कंपनी। तो ये ट्रांसफर कंपनी है, इसके एसेट एंड लाइबिलिटीज किसका हो जाएगा? ट्रांसफरी कंपनी का। ऑल द शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफर कंपनी बिकम्स द शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। तो जितने शेयर होल्डर थे एक्स लिमिटेड कंपनी के ट्रांसफर कंपनी के वो ट्रांसफरी कंपनी के हो जाएंगे। बिजनेस ऑफ ट्रांसफर कंपनी इज कंटिन्यूड आफ्टर मर्जर। एक्स लिमिटेड अपना बिजनेस कंटिन्यू करेगा आफ्टर मर्जर। अब ये वाला पॉइंट देखते हैं अमलगमेशन नेचर ऑफ परचेज में। ट्रांसफर ऑफ ऑल एसेट एंड लाइबिलिटीज फ्रॉम ट्रांसफर कंपनी टू ट्रांसफरी कंपनी। इस केस में भी ट्रांसफर ऑफ ऑल एसेट होगा एंड लाइबिलिटीज फ्रॉम ट्रांसफर कंपनी टू ट्रांसफरी कंपनी। अब ये देखिए सेकंड पॉइंट, यहां से डिफरेंस शुरू हो जाता है। ऑल द शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफर कंपनी डज नॉट बिकम शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। तो जितने भी शेयर होल्डर हैं ट्रांसफर कंपनी के वो शेयर होल्डर ट्रांसफरी कंपनी के नहीं बनेंगे। तो यहाँ एक्स लिमिटेड के जितने शेयर होल्डर होंगे वो वाई लिमिटेड के शेयर होल्डर नहीं होंगे सारे के सारे। बिजनेस ऑफ ट्रांसफर कंपनी इज डिसकंटिन्यूड। तो ट्रांसफर कंपनी का बिजनेस डिसकंटिन्यूड हो जाता है। तो अपन मर्जर ये कंपनी जो एक्स लिमिटेड है वो अपना एग्जिस्टेंस लूज कर देगी, वो डिसॉल्व हो जाएगी और वाई लिमिटेड कंपनी एग्जिस्टेंस में रहेगी। तो ये बेसिक डिफरेंस था अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर एंड अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर इज अमलगमेशन विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। तो जो भी ये सारे कंडीशन को फुलफिल करेगा वो अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर होगा। तो इसमें 5 कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, ये एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल है, ये फोर्थ कंडीशन, ये फिफ्थ कंडीशन। तो जो इन 5 कंडीशन को फुलफिल करेगा वही होगा अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। ऑल द एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफर कंपनी बिकम्स आफ्टर अमलगमेशन एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। तो जो ट्रांसफर कंपनी के एसेट एंड लायबिलिटी होंगे वो ट्रांसफरी कंपनी के एसेट एंड लायबिलिटी हो जाएंगे आफ्टर अमलगमेशन। तो जो एक्स लिमिटेड के एसेट एंड लायबिलिटीज होंगे वो वाई लिमिटेड के एसेट एंड लायबिलिटीज हो जाएंगे। Shareholder holding not less than 90% of the face value of the equity share of the transfer company other than equity shareholder already held therein immediately before the amalgamation by the transferring company or its subsidiary or nominee becomes equity shareholder of the transferring company by virtue of amalgamation। तो इस पॉइंट को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। तो चलिए एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, जिसका इक्विटी शेयर कैपिटल है 1 लाख। वाई लिमिटेड एक दूसरी कंपनी है जो एक्स लिमिटेड कंपनी में 10,000 इक्विटी शेयर होल्ड करती है। तो एक्स लिमिटेड कंपनी में 90,000 इक्विटी शेयर है। अगर वाई लिमिटेड कंपनी के इक्विटी शेयर को हटा दें, ठीक है, तो 90% ऑफ 90,000 कितना होगा? 81,000 of the shareholder of X Limited shall become the shareholder of Y Limited। अब ये 81,000 जो शेयर होल्डर हैं X Limited के वही शेयर होल्डर होंगे Y Limited के। फिर से मैं आपको समझाता हूं। X Limited एक कंपनी है जिसका इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख है। Y Limited एक दूसरी कंपनी है जिसने X Limited कंपनी में 10,000 इक्विटी शेयर होल्ड किया हुआ है। सो एक्स लिमिटेड के पास इक्विटी शेयर कितने हैं अपने वाई लिमिटेड के छोड़ के? तो 90,000 है। अब हमें 90,000 का देखना है 90%, यानी 81,000। तो 81,000 शेयर होल्डर ऑफ एक्स लिमिटेड शैल बिकम शेयर होल्डर ऑफ वाई लिमिटेड। तो यही 81,000 लोग जो एक्स लिमिटेड के शेयर होल्डर हैं वो वाई लिमिटेड
के शेयर होल्डर होंगे। अब चलिए पॉइंट पढ़ते हैं। शेयर होल्डर holding not less than 90% of the face value of the equity share of the transferor company। तो 90% जो इक्विटी शेयर हैं ट्रांसफर कंपनी के, बिकम इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफरिंग कंपनी बाय वर्च्यू ऑफ अमलगमेशन। वो हो जाएंगे ट्रांसफरिंग कंपनी के शेयर होल्डर अमलगमेशन के बाद। अब ये बीच वाला पॉइंट देखते हैं, ये वाला पॉइंट। other than equity share already held therein immediately before amalgamation by the transferee company or its subsidiary or nominee। तो जो ये हम 90% की बात कर रहे हैं ना ट्रांसफर कंपनी की, जो यहाँ की एक्स लिमिटेड है, उसमें अगर ट्रांसफरी कंपनी या उसकी सब्सिडरी या उसकी नॉमिनी अगर शेयर होल्ड कर रही होगी तो उस शेयर को हम हटा देंगे, उसके बाद 90% लेंगे। जैसे कि इस केस में आपने देखा कि ट्रांसफर कंपनी जो एक्स लिमिटेड है वो 1 लाख शेयर होल्ड कर रही है टोटल। वाई लिमिटेड जो ट्रांसफरी कंपनी है वो एक्स लिमिटेड में 10,000 शेयर होल्ड कर रही है। तो जब हम 10,000 को 1 लाख में से माइनस कर देंगे तो बचेगा 90,000। तो 90,000 शेयर है जो एक्स लिमिटेड के पास बच गया 10,000 शेयर वाई लिमिटेड का हटा के। अब इस 90,000 का हम 90% लेंगे जो कि हुआ 81,000। तो 81,000 शेयर होल्डर एक्स लिमिटेड के वाई लिमिटेड में चले जाएंगे। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। The consideration of the amalgamation receivable by those equity shareholder of the transferor company who agree to become equity shareholder of the transferee company is discharged by the transferee company wholly by issue of equity share in the transferee company except that case may be paid in respect of any fractional share। तो जो भी शेयर होल्डर ट्रांसफर कंपनी के होंगे उसको ट्रांसफरी कंपनी में शेयर मिल जाएगा उसी प्रोपोर्शनेट में। लेकिन अगर कोई फ्रैक्शनल शेयर होगा तो उसके बदले हम उनको कैश देंगे। जैसे कि, तो चलिए हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड दो कंपनियां हैं। एक्स लिमिटेड के 3 शेयर होल्डर हैं और टोटल कितना है, 100 शेयर है, 20 रुपी ईच का। तो टोटल वैल्यू कितना होगा शेयर का, 2000। एक्स लिमिटेड के 33 शेयर है, वाई लिमिटेड के 33 शेयर है और जेड लिमिटेड के 34 शेयर है। ये शेयर टोटल कितने हो रहे हैं, 100। अब एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड से मर्ज हो जाती है। वाई लिमिटेड 100% शेयर एक्वायर कर लेती है एक्स लिमिटेड के। लेकिन जो वाई लिमिटेड के शेयर है ना वो 10 रुपए के हैं और एक्स लिमिटेड के शेयर हैं 20 रुपए के। तो जो वाई लिमिटेड शेयर अलॉट करेगी एक्स लिमिटेड के शेयर होल्डर को वो उसी प्रोपोर्शन में अलॉट करेगी। तो जो एक्स के शेयर होल्डर हैं जिनके पास 1 शेयर था उसको वाई में 2 शेयर मिलेगा, क्योंकि एक्स का शेयर 20 रुपए का था और वाई का शेयर 10 रुपए का था। तो जब हम इसको 20 कर देंगे यानी 2 शेयर देंगे तब भी ये 20 होगा और ये 20 ऑलरेडी है, तो हमको प्रोपोर्शन में देना है। तो इसलिए जिसका एक्स में 1 शेयर है उसको वाई में 2 शेयर मिलेगा। तो एक्स को 66 शेयर मिलेगा वाई लिमिटेड में, वाई को भी 66 शेयर मिलेगा वाई लिमिटेड में, जेड को 68 शेयर मिलेगा वाई लिमिटेड में। ये देख रहे हैं, ये डबल अमाउंट हो जा रहा है, 33 33 34, यहाँ हो रहा है 66 66 68, क्योंकि यहाँ शेयर 20 रुपए का है और यहाँ शेयर 10 रुपए का है। तो हम इसको भी 20 रुपए का शेयर बनाएंगे डबल दी के। अब मान लीजिए कि जो वाई लिमिटेड कंपनी है वो शेयर लॉट में अलॉट करती है। लॉट कहने का मतलब कि या तो वो 10 शेयर देगी या तो 20 शेयर देगी या तो 30 देगी, वो 31 32 करके शेयर अलॉट नहीं करेगी। उस केस में हम रिमेनिंग शेयर के वैल्यू को कैश में पे कर सकते हैं। तो मान लीजिए वाई लिमिटेड कंपनी है वो शेयर लॉट में देती है। लॉट कहने का मतलब कि वो 10 के मल्टीपल में देती है, जैसे 10 20 30 40 50 60 ऐसे करके।
ऐसा नहीं कि 31, 32, 33 शेयर वो नहीं देगी, तो इसको हम लॉट बोलते हैं। तो एक्स लिमिटेड का वाई लिमिटेड में 66 शेयर हुआ, तो वाई लिमिटेड उसको 60 शेयर दे देगी और बाकी 6 शेयर के पैसे दे देगी। तो एक शेयर कितना था एक्स लिमिटेड में, एक्स का 20 रुपीज का, वाई लिमिटेड में भी उसका कितना होगा 20 रुपीज का ही होगा। तो 6 इंटू 20 हो जाएगा 120, उसको कैश दे देगी और 60 शेयर दे देगी। ऐसे ही वाई लिमिटेड को 66 शेयर था, उसको भी 60 शेयर अलॉट कर देगी और 6 शेयर के पैसे दे देगी। तो 6 इंटू 20 दैट इज 120 कैश उसको दे देगी। तो जेड लिमिटेड कंपनी का 68 शेयर था वाई लिमिटेड कंपनी में, लेकिन वाई लिमिटेड कंपनी लॉट में शेयर अलॉट कर रही है, तो जेड लिमिटेड कंपनी को 60 शेयर देगी प्लस 8 शेयर के कैश दे देगी। तो 8 इंटू 20 दैट इज 160, तो उसको 160 कैश मिल जाएगा। तो इस प्रकार से कोई फ्रैक्शनल जो शेयर होंगे उसको हम कैश में निपटारा करेंगे, और नहीं तो फिर हम उसको शेयर देंगे। तो ट्रांसफरर कंपनी का जो शेयर होगा उसी प्रोपोर्शनेट में हम ट्रांसफरी कंपनी में भी शेयर दे देंगे। जो फ्रैक्शनल होंगे उनको ही हम कैश देंगे। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ भी दो कंपनियां एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड कंपनी का 33 शेयर है 20 रुपीज ईच का। तो जब एक्स लिमिटेड मर्ज हो जाएगा वाई लिमिटेड में, तो वाई लिमिटेड को कितना मिलेगा 66 शेयर मिलेगा 10 रुपीज ईच, क्योंकि वाई लिमिटेड कंपनी का शेयर 10 रुपए का ही है। तो ये डबल मिलेगा, क्योंकि जब भी हम शेयर अलॉट करते हैं तो वो कितना प्रोपोर्शनेट में उसका वैल्यू है उसके हिसाब से अलॉट करते हैं। तो यहाँ शेयर का दाम 20 रुपए है, यहाँ शेयर का दाम 10 रुपए है, इसलिए हम डबल शेयर अलॉट करेंगे। तब भी ये 660 का होगा और ये भी 660 का होगा, यानी 660 रुपए का शेयर होगा। यहाँ भी 660 रुपए का शेयर यहाँ था ही। अब चलिए फोर्थ पॉइंट देखते हैं। द बिजनेस ऑफ द ट्रांसफर कंपनी इज इंटेंडेड टू बी कैरिड ऑन आफ्टर अमलगमेशन बाय द ट्रांसफरी कंपनी। तो जो ट्रांसफर कंपनी है उसका बिजनेस कैरी होता है अमलगमेशन के बाद भी। जैसे कि ये ट्रांसफर कंपनी है तो इसका बिजनेस कैरी होगा अमलगमेशन या मर्जर के बाद भी, ये कंपनी डिसॉल्व नहीं होगी। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। नो एडजस्टमेंट इज इंटेंडेड टू बी मेड टू book of asset and liabilities of the transfer company when they are incorporated in the financial statement of the transferee company except to ensure uniformity of accounting policy। तो बुक्स का जो वैल्यू होगा एसेट एंड लाइबिलिटीज का, उसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। उतना ही छेड़छाड़ करेंगे जितना कि हम अकाउंटिंग पॉलिसी में यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए कर सकें, उसके अलावा कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो चलिए मान लीजिए एक्स लिमिटेड कंपनी है, उसका बैलेंस शीट है ये। तो बैलेंस शीट में एसेट है 10 लाख, लाइबिलिटी है 10 लाख। ये वाई लिमिटेड कंपनी है, इसका बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में एसेट है 15 लाख एंड लाइबिलिटी है 15 लाख। सो आफ्टर अमलगमेशन, अमलगमेशन के बाद जो वाई लिमिटेड का बैलेंस शीट होगा उसमें जो एसेट होगा उसमें एक्स लिमिटेड का भी एसेट होगा और वाई लिमिटेड का भी एसेट होगा। तो यहाँ 10 लाख था तो यहाँ भी 10 लाख आ जाएगा, यहाँ 15 लाख था तो यहाँ भी 15 लाख। तो इसका टोटल एसेट हो जाएगा 25 लाख। लाइबिलिटी कितना हो जाएगा, यहाँ लाइबिलिटी था 10 लाख, यहाँ लाइबिलिटी था 15 लाख। तो एक्स लिमिटेड की लाइबिलिटी प्लस वाई लिमिटेड की लाइबिलिटी तो 10 लाख और 15 लाख, ये भी 25 लाख हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यूनिफॉर्मिटी रखेंगे बैलेंस शीट में भी। तो इसका एक्सेप्शन ये है कि आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी में यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए, नहीं तो फिर नहीं करेंगे आप। तो चलिए देखते हैं अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज इज एन अमलगमेशन व्हिच डज नॉट सैटिस्फाई एनी वन और मोर ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाइड अबव। तो ये जो 5 कंडीशन है अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर का, इसके एक भी कंडीशन को फुलफिल अगर नहीं होगा तो वो होगा अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अकाउंटिंग मेथड इन अमलगमेशन। तो अमलगमेशन में अकाउंटिंग मेथड क्या होता है उसको देखते हैं। मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन। तो अमलगमेशन 2 टाइप के होते हैं, अमलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर, अमलगमेशन नेचर ऑफ परचेज। तो जो नेचर ऑफ मर्जर होगा उस टाइप के अमलगमेशन में पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड से हम अकाउंटिंग करेंगे, और अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज होगा उसमें परचेज मेथड से हम अकाउंटिंग करेंगे। तो ये 2 मेथड है, इन्हीं के थ्रू हम अकाउंटिंग करेंगे। जो
परचेज मेथड होगा वो अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज में होगा। जो पुलिंग ऑफ इंटरेस्टेड मेथड होगा वो अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर में होगा। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया यहाँ पे। पार्ट 2, कॉम्प्रोमाइजेस, अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन। अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, पावर टू कंप्रोमाइज और मेक अरेंजमेंट विथ क्रिएटर एंड मेंबर। तो जो सेक्शन 230 है ऑफ कंपनीज एक्ट का, उसमें किसके किसके बीच में कंप्रोमाइज और अरेंजमेंट होगा? क्रिएटर और मेंबर के बीच में। तो चलिए सेक्शन 230 का सब सेक्शन 1 देखते हैं। पावर ऑफ ट्रिब्यूनल ऑन एप्लीकेशन फाइल फॉर कंप्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। तो जब हम एप्लीकेशन फाइल करेंगे ट्रिब्यूनल के पास कंप्रोमाइज और अरेंजमेंट के लिए, तो ट्रिब्यूनल का क्या पावर होगा वो इस सेक्शन में दिया हुआ है। तो किसके किसके बीच में कंप्रोमाइज और अरेंजमेंट होगा? तो बिटवीन कंपनी एंड इट्स क्रिएटर और एनी क्लास ऑफ देम, और बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर और एनी क्लास ऑफ देम। तो जो भी कंप्रोमाइज होगा या अरेंजमेंट होगा वो कंपनी के बीच में होगा और उसके क्रिएटर के बीच में होगा, या एनी क्लास ऑफ देम, अगर उनका कोई क्लास है तो उनके बीच में होगा, और कंपनी के बीच में होगा, उनके मेंबर के बीच में होगा, और एनी क्लास ऑफ देम, अगर मेंबर का कोई क्लास है तो उनके बीच में होगा। तो इसमें एक पार्ट में कंपनी रहेगी, दूसरे पार्ट में क्रिएटर रहेंगे या मेंबर रहेंगे, या तो क्रिएटर के क्लास होंगे या मेंबर के क्लास होंगे। अब देखिए, द ट्रिब्यूनल में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ, तो ट्रिब्यूनल में कौन कौन एप्लीकेशन दे सकता है? तो कंपनी दे सकती है, क्रिएटर कोई दे सकता है, मेंबर कोई दे सकता है, लिक्विडेटर दे सकता है इन केस ऑफ द कंपनी इज वॉलंटियरिंग वाइंडिंग अप। तो अगर कंपनी वॉलंटियरिंग वाइंडिंग अप के प्रोसेस में है तो उस केस में लिक्विडेटर भी एप्लीकेशन कर सकता है ट्रिब्यूनल में। ट्रिब्यूनल कहने का मतलब कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अब जब हम एप्लीकेशन करेंगे एनसीएलटी में, तो एनसीएलटी क्या करेगा? ऑर्डर या मीटिंग। एनसीएलटी एक ऑर्डर करेगा मीटिंग के लिए, किसके किसके बीच में? क्रिएटर और क्लास ऑफ क्रिएटर। क्रिएटर होंगे और क्लास ऑफ क्रिएटर होंगे, मेंबर और क्लास ऑफ मेंबर, या तो मेंबर होंगे और क्लास ऑफ मेंबर होंगे, एज द केस में बी, टू बी कॉल्ड, हेल्ड एंड कंडक्टेड इन सच मैनर एज ट्रिब्यूनल डायरेक्ट। तो जैसा ट्रिब्यूनल डायरेक्ट करेगा वैसे ही उन लोगों को मीटिंग करना है। किसको किसको? क्लास ऑफ क्रिएटर को, या क्रिएटर को, मेंबर को, या क्लास ऑफ मेंबर को। अब चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन, अरेंजमेंट इंक्लूड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल बाय कंसोलिडेशन ऑफ शेयर of different classes or by division of share into share of different classes or by both this method। तो अरेंजमेंट में क्या क्या आता है? तो चलिए हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं कंसोलिडेशन का। तो मान लीजिए कोई एक्स लिमिटेड कंपनी है जिसके 100 शेयर हैं प्रेफरेंशियल शेयर और 100 इक्विटी शेयर हैं। अब वो कंसोलिडेट करके बना देती है 200 इक्विटी शेयर। तो इसको हम बोलेंगे कंसोलिडेशन ऑफ शेयर। कहने का मतलब कि अलग अलग शेयर जो थे उनको हमने किसी एक शेयर में बदल दिया। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 100 प्रेफरेंशियल शेयर था और 100 इक्विटी शेयर था, इसको हमने बना दिया है 200 इक्विटी शेयर। डिवीजन ऑफ शेयर, उसका एग्जांपल देखते हैं। तो मान लीजिए एक्स के पास 200 इक्विटी शेयर है और कंपनी उसको बना देती है 100 इक्विटी शेयर, 50 प्रेफरेंशियल शेयर, 50 इक्विटी शेयर विथ वोटिंग राइट। तो आप देख रहे हैं इस 200 इक्विटी शेयर को कंपनी 100 इक्विटी शेयर में, 50 प्रेफरेंशियल शेयर में और 50 इक्विटी शेयर विद डिफरेंट वोटिंग राइट में डिवाइड कर दे रही है। तो ये सारी चीजें भी अरेंजमेंट में आएंगी। देख रहे हैं आप, अरेंजमेंट इंक्लूड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल बाय कंसोलिडेशन ऑफ शेयर ऑफ डिफरेंट क्लासेस और बाय डिवीजन ऑफ शेयर ऑफ इनटू शेयर ऑफ डिफरेंट क्लासेस और बाय बोथ दिस मेथड। तो ये दोनों मेथड भी अरेंजमेंट के अंदर आते हैं। अब देखिए सेक्शन 230 सबसेक्शन 1, कंप्रोमाइज बिटवीन कंपनी एंड क्रिएटर और एनी क्लास ऑफ देम। तो कंप्रोमाइज होगा कंपनी और जो उसके क्रिएटर होंगे या एनी क्लास ऑफ देम के बीच में। अरेंजमेंट किसके किसके बीच में होगा? बिटवीन कंपनी एंड मेंबर और एनी क्लास ऑफ देम। तो मेंबर के बीच में अरेंजमेंट होगा और कंप्रोमाइज होगा क्रिएटर के बीच में। तो चलिए मैं फिर से बताता हूँ कि कौन कौन एप्लीकेशन कर सकता है एनसीएलटी में।
इफ अ कंपनी इज गोइंग कंसर्न, तो कंपनी कर सकती है, क्रिएटर कर सकता है, या उसका कोई भी क्लास कर सकता है, मेंबर कर सकता है, या कोई भी क्लास ऑफ मेंबर कर सकता है। इफ अ कंपनी इज वाइंडिंग अप, अगर कंपनी वाइंडिंग अप में होती है तो कंपनी कर सकती है, क्रिएटर कर सकता है, और क्लास ऑफ देम कोई भी उसका क्लास हो वो कर सकता है, मेंबर कर सकता है, और क्लास ऑफ देम कोई भी मेंबर का क्लास हो वो कर सकता है, लिक्विडेटर कर सकता है जो अपॉइंट किया हुआ होगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब जब हम एप्लीकेशन कर देंगे कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में, तो जो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है जिसको हम एनसीएलटी कहते हैं, वो क्या करेगी, तो ऑर्डर ऑफ मीटिंग करेगी। एक मीटिंग का ऑर्डर करेगी, किसके किसके बीच में, क्रिएटर और एनी क्लास ऑफ देम, जितने क्रिएटर होंगे या उनका कोई क्लास होगा उनके बीच में, या मेंबर और एनी क्लास ऑफ देम या मेंबर के बीच में एक ऑर्डर करेगी कि उन लोगों का एक मीटिंग हो, और वो मीटिंग उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से ट्रिब्यूनल उनको डायरेक्ट करेगी। अब चलिए कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर को समझने में। हु इज इंटाइटल टू मेक एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल फॉर द पर्पस ऑफ कंप्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, तो कौन एप्लीकेशन कर सकता है कंप्रोमाइज और अरेंजमेंट के लिए, तो कंपनी कर सकती है, क्रिएटर कर सकता है, या एनी क्लास ऑफ देम, मेंबर कर सकता है, या एनी क्लास ऑफ देम। वेयर अ कंपनी इज वाइंडिंग अप, द एप्लीकेशन फॉर कंप्रोमाइज और अरेंजमेंट शैल बी मेड बाय लिक्विडेटर ऑफ अ कंपनी, तो जब वाइंडिंग अप में कंपनी होगी तो कौन एप्लीकेशन करेगा, लिक्विडेटर करेगा। Is it mandatory for the tribunal to give an order for calling the meeting when an application is made to it for purpose of compromise or arrangement, तो क्या ये जरूरी है कि ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगा ही देगा मीटिंग करने के लिए, तो ऐसा नहीं है। ट्रिब्यूनल एप्लीकेशन में देखेगा कि क्या है एप्लीकेशन में, उसके बाद तय करेगा कि ऑर्डर देना है या नहीं देना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अरेंजमेंट अंडर सेक्शन 230, अरेंजमेंट का मीनिंग क्या है, तो जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, अरेंजमेंट क्या होता है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल बाय कंसोलिडेशन ऑफ शेयर ऑफ डिफरेंट क्लासेस और बाय डिवीजन ऑफ शेयर इनटू शेयर ऑफ डिफरेंट क्लासेस और बाय बोथ ऑफ दिस मेथड, तो इसी को कहते हैं हम अरेंजमेंट। चलिए एक बार फिर से मैं अरेंजमेंट का आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखिए अरेंजमेंट में क्या क्या आता है, कंसोलिडेशन और डिवीजन। तो एक्स लिमिटेड के पास 100 प्रेफरेंशियल शेयर है और 100 इक्विटी शेयर है। अब वो क्या करती है कि इसको 200 इक्विटी शेयर बना देती है, तो इसको हम बोलते हैं कंसोलिडेशन करना, मतलब दो अलग अलग शेयर को एक शेयर में बदल दे रही है, तो इसको कहते हैं कंसोलिडेशन। अब डिवीजन के एग्जांपल देखते हैं। सपोज एक्स हैज 200 इक्विटी शेयर एंड अ कंपनी मेक्स इट 100 इक्विटी शेयर, 15 प्रेफरेंशियल शेयर, 15 इक्विटी शेयर विद डिफरेंट वोटिंग राइट। तो एक्स के पास 200 इक्विटी शेयर था, उसको कंपनी करती है 100 इक्विटी शेयर बना देती है, 50 प्रेफरेंशियल शेयर बना देती है और 50 इक्विटी शेयर विद डिफरेंट वोटिंग रेट बना देती है। तो ये क्या कर रही है, ये डिवाइड कर रही है, डिवीजन कर रही है, तो इसको भी हम अरेंजमेंट में इंक्लूड करेंगे, तो इसको भी हम अरेंजमेंट में इंक्लूड करेंगे। कंपनी शेयर कैपिटल बाय कंसोलिडेशन ऑफ शेयर ऑफ डिफरेंट क्लासेस और डिवीजन ऑफ शेयर इनटू शेयर ऑफ डिफरेंट क्लासेस और बाय बोथ दिस मेथड, तो इन तरीकों से भी अरेंजमेंट होता है, इनको भी हम अरेंजमेंट मानेंगे। चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्रोमाइज अंडर सेक्शन 230, तो देखिए कंप्रोमाइज कहीं डिफाइंड नहीं है कंपनीज एक्ट में, लेकिन इसका एक जनरल मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। इन जनरल मीन्स एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज फॉर असर्टमेंट ऑफ देयर म्यूचुअल राइट and obligation when there is existing dispute or controversy between them or some difficulty in enforcement of right, तो जब भी कोई डिस्प्यूट होता है ना किसी राइट्स को लेके, तो जब उस डिस्प्यूट को हम कंप्रोमाइज करते हैं, समझौता करते हैं, उसी को हम कंप्रोमाइज कहते हैं। तो इसमें कंप्रोमाइज में क्या होगा, अरेंजमेंट होगा प्लस डिस्प्यूट होगा, उसको हम कंप्रोमाइज कहेंगे। क्वेश्चन 5 देखते हैं। अरेंजमेंट इज वाइडर टर्म देन कंप्रोमाइज एक्सप्लेन, तो अरेंजमेंट कैसे वाइडर है कंप्रोमाइज से, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो अरेंजमेंट इज वाइडर देन कंप्रोमाइज, इसका आंसर ये है, देखिए ऑल कंप्रोमाइजेज आर अरेंजमेंट बट ऑल अरेंजमेंट आर नॉट कंप्रोमाइजेज, जितने भी कंप्रोमाइजेज होंगे ना वो अरेंजमेंट होंगे, क्योंकि अरेंजमेंट से ही तो कंप्रोमाइज बन रहा है ना। अगर अरेंजमेंट में डिस्प्यूट ऐड हो जाता है तो कंप्रोमाइज हो जाता है, अगर डिस्प्यूट नहीं होता है तो अरेंजमेंट रहता है। और अरेंजमेंट में कोई पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट नहीं होता है। चलिए ये डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन अरेंजमेंट नो डिस्प्यूट बिटवीन कंपनी क्रेडिटर और क्लास ऑफ क्रेडिटर मेंबर और क्लास ऑफ मेंबर बट कंप्रोमाइज देयर इज डिस्प्यूट,
तो अरेंजमेंट में कोई डिस्प्यूट नहीं होता है, बट कंप्रोमाइज में डिस्प्यूट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। अब कंप्रोमाइज और अरेंजमेंट में डिफरेंस क्या है। तो कंप्रोमाइज डिफाइन नहीं है, ठीक है। और अरेंजमेंट हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी बाय कंसोलिडेशन ऑफ शेयर ऑफ डिफरेंट क्लासेस और डिवीजन ऑफ शेयर इनटू शेयर ऑफ डिफरेंट क्लासेस। तो जब कंसोलिडेशन होता है या डिवीजन ऑफ शेयर होता है उसको हम अरेंजमेंट कहते हैं। अब मीनिंग देखते हैं। Compromise denote an arrangement between two or more parties for ascertainment of their mutual right and obligation when there is existing dispute or controversy between them or some difficulty in enforcement of their right। तो यहाँ डिस्प्यूट होता है पार्टीज के बीच में किसी राइट को लेके। अब चलिए अरेंजमेंट देखते हैं। अरेंजमेंट इन्वॉल्व्स रीएडजस्टमेंट ऑफ राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ मेंबर और क्रेडिटर और क्लास ऑफ देम। इसमें हम रीएडजस्ट करते हैं, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं होता है, इसमें बस हम उसको रीएडजस्ट कर देते हैं राइट एंड लाइबिलिटीज को मेंबर के। एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट। तो कंप्रोमाइज में डिस्प्यूट होना ही होना है, बिना डिस्प्यूट के कंप्रोमाइज होगा ही नहीं। लेकिन अरेंजमेंट में कोई ऐसा डिस्प्यूट नहीं होता है। स्कोप देखते हैं। कंप्रोमाइज का स्कोप लिमिटेड होता है, अरेंजमेंट का स्कोप वाइडर होता है। अब क्वेश्चन 7 देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिटर और क्लास ऑफ क्रेडिटर। तो बेसिकली क्रेडिटर कंपनीज एक्ट में कहीं डिफाइन नहीं है, लेकिन क्रेडिटर का मतलब जनरल टर्म में वो होता है जिससे कंपनी कोई उधार ली हुई होती है, जैसे पैसा या माल, उसको हम क्रेडिटर बोलते हैं। अब क्रेडिटर कई क्लास के होते हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। ठीक, सिक्योर्ड क्रेडिटर कहने का मतलब कि जो क्रेडिटर होगा वो मोर्टगेज पे लेके लोन दिया होगा। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कहने का मतलब कि वो ऐसे ही लोन या पैसा दे दिया होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेंबर। ये क्वेश्चन 8 देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेंबर। अ पर्सन हु इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 55 whose name is included in the register of member of a company। तो उसी को हम मेंबर कहते हैं जिसका नाम सेक्शन 2 क्लॉज 55 के हिसाब से जो रजिस्टर है कंपनी का उसमें उस आदमी का नाम है या उस कंपनी का नाम है, उसी को हम मेंबर कहते हैं। क्लास ऑफ मेंबर। तो क्लास ऑफ मेंबर में इक्विटी शेयर होल्डर विद डिफरेंट वोटिंग राइट, विदाउट डिफरेंट राइट और प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर भी आते हैं। What is the meaning of member। ये क्वेश्चन 8 देखते हैं। What is the meaning of member। A person who is defined under section 2 clause 55 whose name is included in the register of member of a company। तो उसी को हम मेंबर कहते हैं जिसका नाम सेक्शन 2 क्लॉज 55 के हिसाब से जो रजिस्टर है कंपनी का उसमें उस आदमी का नाम है या उस कंपनी का नाम है, उसी को हम मेंबर कहते हैं। क्लास ऑफ मेंबर। तो क्लास ऑफ मेंबर में इक्विटी शेयर होल्डर विद डिफरेंट वोटिंग राइट, विदाउट डिफरेंट राइट और प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर भी आते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सेक्शन 230 सब सेक्शन 2 डिस्क्लोजर बाय एप्लीकेंट। तो एप्लीकेंट क्या क्या चीजें डिस्क्लोज करेगा जब वो एप्लीकेशन फाइल करेगा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में। द कंपनी और एनी अदर पर्सन बाय होम एन एप्लीकेशन इज मेड शैल डिस्क्लोज टू द ट्रिब्यूनल बाय एफिडेविट। तो ये सारी चीजें वो एफिडेविट से डिस्क्लोज करेगा। तो इसमें 5 पॉइंट हैं। ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, ये है सी पॉइंट, ये है डी पॉइंट, ये है ई पॉइंट। तो इसमें टोटल 5 पॉइंट्स हैं जिसको हमें डिस्क्लोज करना है। तो क्या क्या डिस्क्लोज करेगा। ऑल मटेरियल फैक्ट रिलेटिंग टू कंपनी। जितने भी मटेरियल फैक्ट है कंपनी से रिलेटेड वो डिस्क्लोज करेगा, जैसे कि लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, कंपनी की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। लेटेस्ट ऑडिटर रिपोर्ट ऑफ द अकाउंट ऑफ द कंपनी, जो कंपनी का ऑडिटर रिपोर्ट लेटेस्ट होगा वो डिस्क्लोज करेगा। पेंडेंसी ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड पेंडेंसी होगा वो डिस्क्लोज करेगा। प्रोसीडिंग अगेंस्ट द कंपनी, अगर कोई केस कंपनी के अगेंस्ट चल रही होगी तो उसको डिस्क्लोज करेगा। ये कैसे डिस्क्लोज करेगा, तो एफिडेविट के थ्रू ये डिस्क्लोज करेगा। आप यहाँ देख रहे हैं एफिडेविट वर्ड लिखा है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इफ एनी इंक्लूडेड इन द कंप्रोमाइजेज और अरेंजमेंट। तो कंप्रोमाइजेज और अरेंजमेंट से अगर कंपनी के शेयर कैपिटल में रिडक्शन होता है तो उससे रिलेटेड भी एक स्टेटमेंट एप्लीकेशन में लगाना पड़ेगा एफिडेविट के थ्रू। एनी स्कीम ऑफ कॉर्पोरेट डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग कंसल्टेड टू बाय नॉट लेस देन 75% ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर इन वैल्यू। तो अगर कोई स्कीम है कॉर्पोरेट डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग
से रिलेटेड, और उसमें 75% जो सिक्योर्ड क्रेडिटर इन वैल्यू है, अगर उन्होंने अपना कंसेंट दे दिया है तो फिर उससे रिलेटेड चीजें भी हम एफिडेविट में देंगे, जैसे अ क्रेडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। क्रेडिटर का रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट देंगे प्रिस्क्राइब फॉर्म में। सेफगार्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अदर सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, हमने क्या क्या सेफगार्ड लिए हैं प्रोटेक्शन के लिए ऑफ सिक्योर्ड एंड अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, क्योंकि यहाँ पे हमने 75% का ही कंसेंट लिया था बाय वैल्यू, और यहाँ 25% आप देख रहे हैं बच जा रहा है। तो इन 25% के लिए हमने क्या सेफगार्ड लिया है उसको भी हम प्रिस्क्राइब फॉर्म में एफिडेविट के थ्रू देंगे। और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का भी अगर कोई है तो रिपोर्ट बाय द ऑडिटर that the fund requirement of the company after the corporate debt restructuring as approved shall conform to the liquidity test based upon the estimate provided to them by the board। तो एक हम रिपोर्ट देंगे जो ऑडिटर का होगा, जो कि लिक्विडिटी टेस्ट को कंफर्म करेगा जो बोर्ड ने उनको प्रोवाइड किया होगा। इसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी टेस्ट, कि अगर 12 महीने के भीतर आपको अपना कर्ज देना है। तो चलिए इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो मान लीजिए एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, जो कि लोन ले रखा है बैंक ऑफ बड़ौदा से 1 लाख का 10% पे, ठीक है। अब कंपनी जो है लोन नहीं दे पा रही है अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, तो बैंक क्या कर सकती है, तो बैंक जो लोन को रीपेमेंट का समय है उसको बढ़ा सकती है, रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिड्यूस कर सकती है, और सम ऑफ लोन अमाउंट इज वेव्ड ऑफ, कुछ लोन अमाउंट को वेव अप भी कर सकती है। इसी को हम कहते हैं कॉर्पोरेट डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग। कॉर्पोरेट डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग रेफर्स टू द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिस्ट्रेस्ड कंपनी आउटस्टैंडिंग ऑब्लिगेशन टू इट्स क्रेडिटर। तो जो डिस्ट्रेस्ड कंपनी होती है उसका जो आउटस्टैंडिंग ऑब्लिगेशन होता है अपने क्रेडिटर के पे, उसी को ये रीस्ट्रक्चर करता है या रीऑर्गेनाइजेशन करता है। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी कंपनी से 10 लाख लिया है एज ए लोन, अब वो कंपनी आपको कहती है कि आप 9 लाख दे दीजिए अगर आप लोन नहीं दे पाते हैं तो, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो इसी को रीऑर्गेनाइज करते हैं हम कॉर्पोरेट डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग में। 10 लाख पहले देना था, अब 9 लाख देना है। इसका पर्पस ये होता है कि बैंकरप्सी को अवॉइड करती है और रिस्टोर लिक्विडिटी कर देती है। रिस्टोर लिक्विडिटी करने का मतलब कि अगर हमने 10 का 9 कर दिया तो हो सकता है वो कंपनी हमें पैसा दे दे, या 1 लाख बहुत बड़ी रकम हो उसके लिए, तो इसीलिए हम ये करते हैं। तो इसमें 3 चीजें होती हैं। लेवल ऑफ डेप्ट को जो बैंक है वो उसको रिड्यूस करेगा, या जो कंपनी होगी उसको रिड्यूस करेगी। डिक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट भी डिक्रीज किया जाता है, और इंक्रीज द टाइम टू पे बैक द डेप्ट, अगर कोई टाइम के समय के अंदर पे करना है तो उस टाइम पीरियड को भी हम इंक्रीज करते हैं। अब चलिए हम थोड़ा इस डायग्राम से समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन फाइल करेंगे। एप्लीकेशन कहाँ फाइल करेंगे, एनसीएलटी में। एनसीएलटी चाहेगी तो ऑर्डर देगी, चाहेगी तो ऑर्डर नहीं देगी, वो एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ऑर्डर देती है तो क्या कहेगी, कंडक्ट ऑफ मीटिंग होगा, ठीक है। अब मीटिंग करने से पहले हम नोटिस देंगे, तो आने वाले स्लाइड में अब हम नोटिस की बात करेंगे। एक चीज आप ध्यान रखें कि जब भी मर्जर होता है ना, तो हम 2 बार एप्लीकेशन देते हैं एनसीएलटी को। पहला एप्लीकेशन जो होता है वो ऑर्डर ऑफ मीटिंग के लिए होता है, जो सेकंड एप्लीकेशन होता है वो स्कीम के अप्रूवल के लिए होता है, मर्जर के स्कीम के अप्रूवल के लिए होता है। कई बार लोग एप्लीकेशन भी कहते हैं, कई बार लोग पिटीशन भी कहते हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो। नोटिस ऑफ मीटिंग कंडक्टेड ऑन ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 230 क्लॉज 3। तो देखिए नोटिस किसको किसको जाएगा, सारे क्रिएटर को जाएगा और क्लास ऑफ क्रिएटर को जाएगा, मेंबर को जाएगा और क्लास ऑफ मेंबर को जाएगा, डिवेंचर होल्डर को जाएगा, सेक्टोरल रेगुलेशन को जाएगा अंडर सेक्शन 230 सबसेक्शन 5, उनके रजिस्टर्ड एड्रेस पे जाएगा। इनको तो इंडिविजुअल एड्रेस पे जाएगा और इनको रजिस्टर्ड एड्रेस पे जाएगा सेक्टोरल रेगुलेटर के। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। एनेक्चर विथ नोटिस। अब नोटिस के साथ हमें क्या क्या देना है, तो डिटेल देना है कंप्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, इसका डिटेल देना है। कॉपी ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट
अगर वैल्यूएशन रिपोर्ट है तो उसका कॉपी देना है। एक्सप्लेनिंग देयर इफेक्ट ऑन क्रेडिटर, की मैनेजरियल पर्सन, प्रोमोटर, नॉन प्रोमोटर एंड डिवेंचर होल्डर। तो अगर उसका इफेक्ट हो रहा होगा क्रेडिटर पे, की मैनेजर पर्सन पे, प्रोमोटर पे, नॉन प्रोमोटर मेंबर पे और डिवेंचर होल्डर पे। द इफेक्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट ऑन एनी मटेरियल इंटरेस्ट ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और डिवेंचर ट्रस्टी। अगर कोई इफेक्ट डायरेक्टर पे पड़ रहा होगा मटेरियली और डिवेंचर ट्रस्टी पे पड़ रहा होगा तो वो भी हम अटैच करेंगे। सच अदर एज में भी प्रिस्क्राइब, अगर और भी कोई चीज प्रिस्क्राइब की होगी एनसीएलटी के रूल्स द्वारा तो वो भी हम देंगे। अब देखिए, आफ्टर गिविंग नोटिस क्या होगा, एडवर्टीजमेंट होगा। जब हम नोटिस दे देंगे इन पार्टियों को तो फिर हम एडवर्टीजमेंट करेंगे। एडवर्टीजमेंट ऑफ नोटिस, सच नोटिस एंड अदर डॉक्यूमेंट शैल बी प्लेस्ड ऑन एडवर्टीजमेंट ऑफ नोटिस। तो जो नोटिस होगा उसको अगर कंपनी का कोई वेबसाइट है तो उस वेबसाइट पे हम डाल देंगे। अगर अपनी कंपनी लिस्टेड कंपनी होगी तो वो नोटिस सेबी को भी भेजेंगे और स्टॉक एक्सचेंज को भी भेजेंगे जहां कंपनी लिस्टेड है। फिर हम 2 न्यूज़पेपर में पब्लिश करेंगे। ये लिस्टेड कंपनी के केस में ही एप्लीकेबल है बस। अगर नॉर्मल कंपनी हुई अनलिस्टेड तो ये दोनों होगा, अगर लिस्टेड कंपनी हुई तो तीनों कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। टाइम पीरियड फॉर रिसिप्ट ऑफ कॉपीज ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, तो हम एक टाइम पीरियड मेंशन करेंगे उस नोटिस में जो कि हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। उसमें हम ये लिखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति इतने दिन के अंदर चाहे तो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस से कॉपीज ले सकता है कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट का फ्री ऑफ कॉस्ट। नोटिस टू सेक्टोरल रेगुलेशन, अब देखते हैं सेक्टोरल रेगुलेशन को हम नोटिस कैसे देंगे। तो सेक्टोरल रेगुलेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, इनकम टैक्स आता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड आता है, रजिस्ट्रार आता है, रेस्पेक्टिव स्टॉक एक्सचेंज आते हैं, ऑफिशियल लिक्विडेटर आते हैं। और अगर अदर भी कोई सेक्टोरल अथॉरिटी या रेगुलेटर होंगे तो उनको भी हम नोटिस देंगे अगर इफेक्ट पड़ेगा अपने कंप्रोमाइज और अरेंजमेंट से तो। और इन सेक्टोरल रेगुलेटर को 30 डेज के अंदर अपना सबमिशन देना होता है या रिप्रेजेंटेशन देना होता है। अगर वो 30 डेज के अंदर अपना सबमिशन और रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि उनके पास कोई भी रिप्रेजेंटेशन करने को नहीं है। ये रिप्रेजेंटेशन वो एनसीएलटी को भी देंगे और जो ये एप्लीकेशन फाइल करेगा उसको भी देंगे 30 डेज के अंदर, ये बात ध्यान रखें। पार्ट 3 सेक्शन 232 टू सेक्शन 233 चैप्टर 15 कंप्रोमाइजेस अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन फाइल करेंगे एनसीएलटी में, ठीक है। अब एनसीएलटी में ऑर्डर और डिस्पेंस विद मीटिंग, तो एनसीएलटी ऑर्डर कर भी सकती है मीटिंग का या मीटिंग को डिस्पेंस भी कर सकती है। तो अब हम अगले स्लाइड में ये देखेंगे कि किन ग्राउंड्स पे एनसीएलटी मीटिंग को डिस्पेंस कर देगी, यानी मीटिंग कहेगी कि मीटिंग नहीं होगा। अब देखिए, डिस्पेंसेशन ऑफ मीटिंग अंडर सेक्शन 230 सबसेक्शन 9, द ट्रिब्यूनल में डिस्पेंस विद कॉलिंग ऑफ मीटिंग ऑफ क्रेडिटर, क्लास ऑफ क्रेडिटर वेयर सच क्रेडिटर और क्लास ऑफ क्रेडिटर हैविंग at least 90% value agree and conform by way of affidavit to the scheme of compromise and arrangement। तो जो क्रेडिटर होंगे ना कंपनी के, अगर उनकी क्रेडिट की वैल्यू अगर 90% होगी और वो लोग कंफर्म कर देते हैं कंप्रोमाइज और अरेंजमेंट को वाया एफिडेविट, तो हम मीटिंग को डिस्पेंस कर देंगे। तो ये चीज़ हमें अपने एप्लीकेशन में लगाना होगा, उनका कंफर्मेशन कि वो लोग कंफर्म कर रहे हैं मीटिंग डिस्पेंस करने के लिए। तो ये स्टेप हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? तो सिंपली हम 90% जो क्रेडिटर इन वैल्यू होगा उनका कंसेंट हमें ले लेना है एफिडेविट के थ्रू, और वो एप्लीकेशन के थ्रू हम लगा देंगे जो फर्स्ट एप्लीकेशन हम फाइल करेंगे। ध्यान रखिए कि जब भी हम मर्जर किसी कंपनी के करते हैं तो 2 एप्लीकेशन फाइल होता है, फर्स्ट एप्लीकेशन, सेकेंड एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन हम मीटिंग को कंडक्ट कराने के लिए फाइल करते हैं। तो जब हम मीटिंग में क्रेडिटर और क्लास ऑफ क्रेडिटर के 90% जो वैल्यू होंगे उनका हम कंसेंट लेके एफिडेविट के थ्रू फर्स्ट एप्लीकेशन में लगा देंगे तो एनसीएलटी मीटिंग को डिस्पेंस कर देती है। तो चलिए मैं आपको एक एप्लीकेशन में दिखाता हूं। आप देख रहे हैं ये एप्लीकेशन, ये वॉल्यूम 2 है। आप देख रहे हैं ये एफिडेविट है, ठीक है।
अब आप देखिए, ये देख रहे हैं, दैट आई एम इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ रूप माइल डीलर प्राइवेट लिमिटेड, आई एम फुली कंसर्न विद फैक्ट एंड सर्कमस्टांस ऑफ द एफिडेविट ऑफ द प्रेजेंट केस एंड आई एम कॉम्पिटेंट टू डिस्पोज ऑफ बाय वे ऑफ प्रेजेंट एफिडेविट। अब देखिए ये क्या कर रहा है, दैट आई हैव रिसीव्ड अ कॉपी ऑफ स्कीम ऑफ अमलगमेशन ऑफ मेडिकोर डेटाबेस प्राइवेट लिमिटेड एंड रूप माइल डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड विद मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, the report on valuation of share and exchange ratio and other papers in connection with the aforesaid scheme. I say I have gone through the papers and understood the same. That I am in favor of the aforesaid scheme. देख रहे हैं, ये कंसेंट दे रहा है स्कीम के लिए। Accordingly, I hereby give my consent to the aforesaid scheme. I also give my consent for modification in the scheme that may suggested or imposed by the honorable tribunal or any other competent authority so that otherwise be deemed to be fit by board of director of the applicant company। देख रहे हैं यहाँ पे ये कंसेंट दे रहा है। अब ये लाइन देखते हैं हम, I have no objection if the requirement of convening meeting of equity shareholder of the applicant company under supervision of the honorable tribunal for the purpose of consideration and approval of the aforesaid scheme is dispensed with by honorable tribunal। तो ये कह रहा है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर ट्रिब्यूनल मीटिंग को डिस्पेंस कर देती है तो इस प्रकार से एफिडेविट में अपने एप्लीकेशन में अगर क्रेडिटर और क्लास ऑफ क्रेडिटर होंगे उनका कंसेंट अगर 90% इन वैल्यू मिल जाता है तो आप लगाएंगे ताकि मीटिंग को डिस्पेंस कर दिया जाए। और भी देखते हैं, यहाँ देख रहे हैं ये दूसरा क्रेडिटर है जवर्धन, ये भी है। एक थर्ड देखते हैं, ये देखिए अमानी कयान, आप देख रहे हैं ये भी क्रिएटर है। तो इस प्रकार से आप अपने एप्लीकेशन में इनका कंसेंट का कंफर्मेशन देंगे थ्रू एफिडेविट। अब मैं आपको ऑर्डर में दिखाता हूँ कि कैसे एनसीएलटी ने अपने ऑर्डर में मीटिंग को डिस्पेंस किया हुआ है। तो आप देखिए ये वही कंपनी है जिसका पिटीशन मैंने आपको दिखाया, मेडिकोर डेटाबेस प्राइवेट लिमिटेड, रूप माइल डीलर प्राइवेट लिमिटेड, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। ये दोनों कंपनियां मेडिक्योर और रूपमाइल मैक्सवेल में मर्ज हो जा रही है। तो देखिए ये ट्रांसफर कंपनी, ये भी ट्रांसफर कंपनी, ये ट्रांसफरी कंपनी। अब चलिए ऑर्डर देखते हैं जिसमें एनसीएलटी ने डिस्पेंस किया है मीटिंग को। आप देख रहे हैं, अपॉन परसुअल द रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट इन इंस्टेंट प्रोसीडिंग एंड कंसिडरेशन द सबमिशन मेड ऑन बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट वी अलाउ द इंस्टेंट एप्लीकेशन एंड मेक द फॉलोइंग ऑर्डर। मीटिंग डिस्पेंस, तो मीटिंग एनसीएलटी ने डिस्पेंस कर दिया है। किसका किसका? इक्विटी शेयर होल्डर का, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का। नो रिक्वायरमेंट ऑफ मीटिंग, सिक्योर्ड क्रेडिटर में भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मीटिंग टू बी हेल्ड, नो मीटिंग आर रिक्वायर्ड टू बी हेल्ड। तो इस प्रकार से एनसीएलटी मीटिंग को डिस्पेंस कर देती है अगर 90% क्रेडिटर इन वैल्यू अगर अपना कंसेंट दे दे एप्लीकेशन में एफिडेविट के थ्रू। ये ऑर्डर प्लस में पिटीशन या एप्लीकेशन की कॉपी भी अटैच कर दूंगा कोर्स में। आप उस ऑर्डर और पिटीशन को कॉपी को एक बार जरूर पढ़ें ताकि आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि कैसे हम पिटीशन बनाते हैं और किन ग्राउंड्स का हम उपयोग करते हैं कि मीटिंग डिस्पेंस हो जाए। क्योंकि मीटिंग कराने में 2-4 डेट लग जाता है कोर्ट का, तो अगर मीटिंग डिस्पेंस हो जाएगी तो समय भी बचता है, पैसा भी बचता है। और कई बार जो एडवोकेट होते हैं, जैसे मैंने एक पिटीशन देखा था, उसमें मीटिंग को उसने डिस्पेंस नहीं कराया था। मीटिंग को अगर हम डिस्पेंस करा देते हैं तो काफ़ी मर्जर आसान हो जाता है, 5-6 डेट में मर्जर कंप्लीट हो जाता है, नहीं तो फिर काफ़ी टाइम लगता है। अब ये वाला लाइन फिर से देखिए, सच क्रेडिटर और क्लास ऑफ क्रेडिटर हैविंग एटलीस्ट 90% वैल्यू। 90% वैल्यू का कहने का मतलब क्या होता है? तो मान लीजिए कोई कंपनी है जिसने 1 लाख उधार लिया है, यानी 1 लाख का उधार उसकी पे है, यानी जो लोग उधार दिए हैं उसको क्या कहेंगे हम? क्रेडिटर। अब ये 1 लाख का उधार कई लोग दे सकते हैं, ठीक है, तो वो लोग को हमें काउंट करना है जिसका पैसा मिला के 90,000 से ज़्यादा होगा। अगर मान लीजिए कि एक ने 80,000 दिया है, ठीक है, एक ने 10,000 दिया है और दो ने 5,000 दिया है, ठीक है, तो हम इन 80,000 और 10,000 का ही कंसेंट लेंगे, इन्हीं दोनों का लेंगे, ठीक है। अगर हम 5-5 हज़ार वाले का लेते हैं तो उसको नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ इन वैल्यू हो रही है। जो क्रेडिट का अमाउंट होगा उसका हम 90%, तो क्रेडिट का अमाउंट यहाँ पे कितना है? 1 लाख, और इसका 90% लेना है यानी 90,000। तो जिनका पैसा 90,000 होगा
उन्हीं लोगों का हमें कंसेंट लेना है। मैनर ऑफ वोटिंग, अब मान लीजिए मीटिंग डिस्पेंस नहीं होता है तो वोटिंग कैसे होगी, ठीक है। तो वोटिंग को 1 महीने के अंदर कराना होता है फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस, ठीक है। और उसका मैनर क्या होता है, थ्रू देमसेल्फ भी वो लोग वोट कर सकते हैं जो क्रिएटर या मेंबर होंगे, अपने प्रॉक्सी के थ्रू भी वोट कर सकते हैं, और बाई पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट कर सकते हैं। तो वो 3 तरीके से वोट कर सकते हैं, एक तो अपने आप वोट कर सकते हैं, एक प्रॉक्सी के थ्रू वोट कर सकते हैं, एक पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट कर सकते हैं। और ये मीटिंग कितने दिन के अंदर होगा, ये मीटिंग होगा 1 महीने के अंदर फ्रॉम डेट ऑफ नोटिस। ऑब्जेक्शन देखते हैं, अगर कोई मेंबर ऑब्जेक्ट तभी करेगा जब उसका शेयर होल्डिंग कंपनी में 10% होगा। क्रेडिटर तभी ऑब्जेक्ट करेगा जो कंपनी का ड्यूज होगा उसका वो 5% से कम नहीं होगा, तभी वो ऑब्जेक्ट करेगा, यानी कम से कम उसका 5% होना चाहिए जो कंपनी का ड्यू है। तो मान लीजिए इस केस में आपको 1 लाख कंपनी के ऊपर ड्यू है, ठीक है, किसी ने 5,000 रुपये दे रखा है तो वो ऑब्जेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर वो 4,000 रुपये दे रखा है और कंपनी का ड्यू है 1 लाख तो वो ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता है। तो जो मेंबर होंगे ना वो मेंबर तभी ऑब्जेक्ट करेंगे उस मीटिंग में जब उनका 10% शेयर होल्डिंग होगा कंपनी में। अगर 10% से कम होगा तो ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं क्रेडिटर कब मीटिंग में हम ऑब्जेक्ट करेगा। तो क्रेडिटर तभी ऑब्जेक्ट करेगा जब कंपनी का टोटल डेप्ट जो होगा ना उसका 5% डेप्ट कंपनी ने क्रेडिटर से लिया होगा। जैसे कि मान लीजिए 1 लाख का डेप्ट है, ठीक है, तो 5,000 से अगर उसका डेप्ट है तो वो मीटिंग में ऑब्जेक्ट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि 5,000 ही 5% हुआ। अगर 5,000 से कम है तो वो मीटिंग में ऑब्जेक्ट नहीं कर पाएगा क्रेडिटर। सेक्शन 230 सबसेक्शन 6 बाइंडिंग ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। तो ट्रिब्यूनल का ऑर्डर कब बाइंडिंग होगा इसको हम देखते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले ये आपके लिए पढ़ता हूँ। वेयर अ मीटिंग इज हेल्ड मेजॉरिटी ऑफ पर्सन रिप्रेजेंटिंग 3/4 in value of the creditor or class of creditor or member or class of member as the case may be, voting in person or by proxy or by postal ballot agreed to compromise or arrangement, and if such compromise or arrangement is sanctioned by tribunal or any order, the same shall be binding on the company, all the creditor, class of creditor, member, class of member as the case may be, or in case of company being winding up on the liquidator appointed under the act or under the insolvency and bankruptcy code 2016 as the case may be, and contributories of the company। तो जब ये मीटिंग होगा ना तो मीटिंग में मेजॉरिटी ऑफ पर्सन होंगे, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ पर्सन कहने का मतलब कि मान लीजिए 100 क्रेडिटर हैं तो 51 क्रेडिटर होने चाहिए, ठीक है। अगर 1000 क्रेडिटर हैं तो 501 क्रेडिटर होने चाहिए, ठीक है। तो ये होता है मेजॉरिटी। रिप्रेजेंटिंग 3/4 इन वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर और क्लास ऑफ क्रेडिटर, मेंबर और क्लास ऑफ मेंबर। 3/4 ऑफ वैल्यू, ठीक है। 3/4 ऑफ वैल्यू कहने का मतलब कि मान लीजिए क्रेडिटर ने कंपनी को टोटल उधार दिया है 100 रुपये, ठीक है, तो उसमें 3/4 लोगों का जो पैसा है उनका कंसेंट होना चाहिए। तो इसमें होगा 3/4 यानी 75। तो 75 रुपया जिन लोगों का लगा है उनका कंसेंट होना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए कोई कंपनी है उसमें 1,000 रुपये लगा है, ठीक है, तो इसका 75% कितना हुआ 750। तो 750 रुपया जिनका लगा है कंपनी में वो लोग कंसेंट देने चाहिए, ठीक है। ऐसा ही है मेंबर का, ठीक है। तो जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तब अगर ट्रिब्यूनल सैंक्शन कर देता है, ये लाइन देखिए, सैंक्शन कर देता है उस कंप्रोमाइज एंड अरेंजमेंट के स्कीम को, तो वो बाइंडिंग होगा सभी क्रेडिटर पे, क्लास ऑफ क्रेडिटर पे, मेंबर और क्लास ऑफ मेंबर पे। और अगर वाइंडिंग अप होता है तो वो लिक्विडेटर पे भी बाइंडिंग होगा एंड कंट्रीब्यूटरीज पे भी, ठीक है। अब ये दोनों जब हम कंडीशन फुलफिल करेंगे ना, मेजॉरिटी ऑफ पर्सन और 3/4 इन वैल्यू, तो इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा स्पेशल रेजोल्यूशन, क्योंकि इसमें हम 2 कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। जो भी लोग होंगे उनका मेजॉरिटी को लेना है और 3/4 इन वैल्यू लेना है, क्रेडिटर के, क्लास ऑफ क्रेडिटर के, मेंबर के और क्लास ऑफ मेंबर के। और ये क्रेडिटर, क्लास ऑफ क्रेडिटर, मेंबर और क्लास ऑफ मेंबर कैसे वोट करेंगे, तो ये वोट करेंगे थ्रू देमसेल्फ, अपने आप भी वोट कर सकते हैं, यानी वोटिंग इन पर्सन जिसे कहते हैं। अपने प्रॉक्सी के द्वारा भी वोट कर सकते हैं, किसी और को भेज सकते हैं और वो इनके बिहाफ पे वोट करेगा, या पोस्टल बैलेट के थ्रू भी वोट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, फिर से एग्जांपल इसका।
तो जैसे मान लीजिए 100 शेयर होल्डर हैं, ठीक है, और 1 लाख शेयर है इन वैल्यू, ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ पर्सन को हमें लेना है, तो इसका यानी 51 शेयर होल्डर हो जाएंगे मेजॉरिटी ऑफ पर्सन। अब इनको 3/4 वैल्यू भी रिप्रेजेंट करना है, यानी अगर 1 लाख शेयर है तो 75,000 से ज़्यादा इनको या 75,000 रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है, तभी हम मानेंगे। अब ये वोट कैसे करेंगे? इन पर्सन, बाय प्रॉक्सी और बाय पोस्टल बैलेट। अब एक क्वेश्चन है कि कैन 49 शेयर होल्डर रिप्रेजेंटिंग 76,000 शेयर इज वैलिड? तो ये इसका आंसर होगा नो, क्योंकि यहाँ मेजोरिटी नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ 49 है और ये कितने हैं टोटल 100, तो यहाँ मेजोरिटी नहीं है, बट यहाँ 3/4 इन वैल्यू है, तो दोनों कंडीशन हमें फुलफिल करना है। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए 100 शेयर होल्डर हैं, 50 शेयर होल्डर का 70,000 है, 10 शेयर होल्डर का 20,000 है और 40 शेयर होल्डर का 10,000 है। तो इनमें हम किनको किनको लेंगे मीटिंग में, किनका किनका कंसेंट चाहिए? तो इसका चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये 50 रिप्रेजेंट कर रहा है और 70 भी रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 3/4 कितना हुआ 1 लाख का 75,000, तो ये 70 के करीब है, ठीक है, और ये मेजॉरिटी चाहिए तो 50 ये है, ठीक है। अब हम किसी और को ले लेंगे, अगर इसको ले लेंगे तो 51 से ज़्यादा हो जाएगा, मेजॉरिटी हो जाएगा, और इसको ले लेंगे तो 3/4 वैल्यू भी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये दो ग्रुप कंप्रोमाइज और अरेंजमेंट को अपना कंसेंट दे देता है तो फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और ये जो मीटिंग होगा वो वैलिड मीटिंग हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं कंट्रीब्यूटरीज किसे कहते हैं। कंट्रीब्यूटरीज वो शेयर होल्डर होते हैं या मेंबर होते हैं जो कि अगर कंपनी की कोई लाइबिलिटी होती है, उस लाइबिलिटी को पे करने के बाद जो भी पैसा या एसेट बचता है तो वो कंट्रीब्यूटरी के पास जाता है, तो उन्हें ही हम कंट्रीब्यूटरी कहते हैं। अब चलिए हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जो स्कीम प्रपोज हुआ होगा ना, वो अप्रूव होगा किसके द्वारा? क्रेडिटर के द्वारा, क्लास ऑफ क्रेडिटर के द्वारा, मेंबर के द्वारा, क्लास ऑफ मेंबर के द्वारा। अब ये स्कीम अप्रूव हो जाएगा मीटिंग के थ्रू, तो सेकंड मोशन का एप्लीकेशन फाइल करेंगे या पिटीशन फाइल करेंगे। कई बार लोग एप्लीकेशन भी कहते हैं, कई बार लोग पिटीशन भी कहते हैं, तो इससे आप ना घबराएं। अब ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई हो जाता है तो स्कीम को सैंक्शन कर देगा और वो बाइंडिंग हो जाएगा किस पे? क्रेडिटर पे, क्लास ऑफ क्रेडिटर पे, मेंबर पे, क्लास ऑफ मेंबर पे। अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई नहीं होता है तो ये स्कीम को रिजेक्ट कर देगा। अब देखिए ये जो प्रपोज स्कीम है, ठीक है, अगर वो अप्रूव हो जाता है तो सेकंड मोशन का हम एप्लीकेशन फाइल करेंगे। अगर ये एप्लीकेशन फाइल हो जाता है और ट्रिब्यूनल इस स्कीम को सैंक्शन कर देती है तो वो बाइंडिंग होता है। अब किसके किस पे बाइंडिंग होगा? ऑन द कंपनी होगा, क्रेडिटर और क्लास ऑफ क्रेडिटर होगा, मेंबर होगा और क्लास ऑफ मेंबर होगा। इन केस ऑफ कंपनी बीइंग wound up on liquidator appointed under this act और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, तो इन लोगों पे ये बाइंडिंग होगा जो अप्रूव हो जाएगा। सेकंड मोशन एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगा तो इन लोगों पे बाइंडिंग हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। पर्टिकुलर टू बी स्टेटेड इन ऑर्डर, सेक्शन 230 सबसेक्शन 7। अब जो ट्रिब्यूनल ऑर्डर बनाएगी ना सेकंड मोशन का या सेकंड एप्लीकेशन का, तो इसमें देखिए क्या क्या लिखेगी वो। Compromise or arrangement provide for conversion of preferential share into equity share. Such preferential shareholder shall be given an option to obtain arrears of dividend in cash or accept equity share to the value of dividend payable. अगर कोई व्यक्ति ट्रांसफर कंपनी में प्रेफरेंस शेयर होता है और वो ट्रांसफरी कंपनी में इक्विटी शेयर होता है, तो हम उस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो ट्रांसफर कंपनी में था उसको ऑप्शन देंगे कि वो अपना डिविडेंड जो भी बकाया है वो ले ले इन कैश में, और वो एक्सेप्ट कर ले इक्विटी शेयर को इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डिविडेंड पेएबल। जितना उसको डिविडेंड पेएबल है वो इक्विटी शेयर में ले ले और नहीं तो कैश में ले ले। तो सबसे पहले ये पॉइंट अपने ऑर्डर में ट्रिब्यूनल लिखेगा। प्रोटेक्शन लिखेगा, क्या क्या प्रोटेक्शन है क्लास ऑफ क्रेडिटर को, ठीक है, लाइक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को। If the compromise or arrangement result in variation of the shareholder right, it shall give effect to under section the provision of section 48. अगर कंप्रोमाइज और अरेंजमेंट से कोई वेरिएशन होता है शेयर होल्डर के राइट में, तो सेक्शन 48 के कंप्लायंस को भी हमें देखना पड़ेगा। उसके रिगार्डिंग भी ट्रिब्यूनल अपने ऑर्डर में लिखेगी। शेयर होल्डर राइट कहने का मतलब कि वोटिंग राइट और डिविडेंड राइट, ठीक है।
ये वाला पॉइंट हट गया है, ये पहले पॉइंट था, जब से कंपनी एक्ट आया है तब से ये पॉइंट हट गया है। सच अदर मैटर इंक्लूडिंग एग्जिट ऑफर टू डिसेंडिंग शेयर होल्डर इफ एनी एज आर इन द ओपिनियन ऑफ ट्रिब्यूनल नेसेसरी फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द टर्म ऑफ कंप्रोमाइज और अरेंजमेंट। अगर कोई डिसेंडिंग शेयर होल्डर है तो उनको ट्रिब्यूनल एग्जिट ऑफर देगी कि आप यहाँ से चले जाइए, आप अपना पैसा ले लीजिए जितना शेयर का है और यहाँ से निकल जाइए। अब जो ये ऑर्डर होगा ना वो हम रजिस्ट्रार के पास फाइल करेंगे, ठीक है, विद इन 30 डेज। और उसका फॉर्म क्या होगा, INC 28। ये आपको कहाँ दिया है, सेक्शन 230 सबसेक्शन 8, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। एग्जेम्पशन इन रिलेशन टू बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज, सेक्शन 230 सबसेक्शन 10। नो compromise or arrangement in respect of any buyback security under this section shall be sanctioned by tribunal unless such buyback is in accordance with the provision of section 68। तो बाईबैक ऑफ सिक्योरिटी क्या होता है, कोई भी कंपनी अपना ही शेयर खुद खरीद रही हो तो उसको कहते हैं बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई ट्रांसफर कंपनी है X, ठीक है, और एक ट्रांसफरी कंपनी है Y, ठीक है। अब जो Y है ना वो X में 10,000 शेयर होल्ड कर रही है, ठीक है। अब जब ये मर्ज होगी X ना Y में, तो जो उसका 10,000 शेयर है Y का X में, वो Y खरीदेगी, ठीक है। अब वो तभी खरीदेगी जब वो सेक्शन 68 को कंप्लाई करेगी। अगर सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट को वो कंप्लाई नहीं करती है तो वो शेयर नहीं खरीद सकती। अब देखिए, इंक्लूजन ऑफ टेक ओवर, सेक्शन 230 सबसेक्शन 11। एनी कंप्रोमाइज और अरेंजमेंट में इंक्लूड टेक ओवर ऑफर मेड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो जो कंप्रोमाइज और अरेंजमेंट होगा ना उसमें हम टेक ओवर को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और टेक ओवर के चैप्टर हम आपको आगे बताएंगे कि क्या होता है टेक ओवर। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी टेक ओवर ऑफर शैल बी एज पर रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड। अगर टेक ओवर कंपनी कोई लिस्टेड कंपनी है तो उसका बाईबैक सिक्योरिटी को हम जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड है उसके गाइडलाइंस के थ्रू खरीदेंगे, ठीक है। उसका गाइडलाइंस हम चेक करेंगे क्या है क्या नहीं, ठीक है। एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल बाय एग्रीव्ड पार्टी, सेक्शन 230 सबसेक्शन 12। तो जो एग्रीव्ड पार्टी है ना वो ट्रिब्यूनल में केस कर सकता है। केस कर सकता है मतलब कि एप्लीकेशन दे सकता है, पिटीशन दे सकता है। An aggrieved party may make an application to the tribunal in the event of any grievances with respect to takeover of companies other than listed companies in such manner as may prescribed। तो जो एग्रीव पार्टी है अगर वो लिस्टेड कंपनी नहीं है तो वो ट्रिब्यूनल में अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो एप्लीकेशन दे सकती है और ट्रिब्यूनल उस एप्लीकेशन पे ऑर्डर पास करेगी, ठीक है। अब चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फॉर रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हियर बाय डिक्लेयर दैट प्रोविजन of section 66 shall not apply to reduction of share capital in pursuance of the order of the tribunal under this section। तो अगर ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से शेयर कैपिटल में रिडक्शन होता है तो सेक्शन 66 को हम कंप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो रिडक्शन हो रहा है वो ट्रिब्यूनल के कहने पे हो रहा है। नॉर्मली जब किसी कंपनी में रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल होता है ना तो हम एक एप्लीकेशन देते हैं ट्रिब्यूनल को आफ्टर पासिंग ऑफ ए स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। और जब ट्रिब्यूनल कंफर्म कर देती है तब शेयर कैपिटल जो होता है ना उसमें हम रिडक्शन करते हैं। लेकिन मर्जर के केस में अगर ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से ही वो शेयर कैपिटल में रिडक्शन हो रहा है तो उस केस में हमें एप्लीकेशन की जरूरत नहीं होती है। तो पार्ट 3 खत्म हो गया। पार्ट 4 चैप्टर 15 कंप्रोमाइजेज अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू सेक्शन 232। Section 232 of the Companies Act containing the provision which are required to be complied with along with the provision of section 230 and 231, where the scheme of compromise or arrangement is for the purpose or in connection with the reconstruction or amalgamation of companies। तो सेक्शन 232 का प्रयोग करना है सेक्शन 230 और 231 के साथ। जब scheme of compromise or arrangement is for purpose of or in connection with reconstruction of a company or amalgamation of a company। तो अगर कोई scheme of compromise होता है या scheme of arrangement होता है
किस लिए? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी के लिए और अमेलगमेशन ऑफ कंपनी के लिए, तब हम सेक्शन 232 का प्रयोग करेंगे सेक्शन 230 और 231 के साथ। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। तो दो कंपनियां हैं एक्स एंड वाई, ठीक है। एक्स कंपनी वाई कंपनी के साथ मर्ज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद से एक्स अपना एक्सिस्टेंस लूज कर जाती है। इस टाइप का कोई अमेलगमेशन हो तो हम सेक्शन 232 का प्रयोग करेंगे। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। यहाँ भी दो कंपनियां एक्स एंड वाई, लेकिन ये दोनों कंपनियां मिलकर एक तीसरी कंपनी बना रही है जिसको हम जेड बोलते हैं। अब जेड के बनने के बाद एक्स एंड वाई खत्म हो जाती हैं। तो इस टाइप का जब भी अमेलगमेशन होगा ना, तब आप सेक्शन 232 का प्रयोग करेंगे, नहीं तो फिर सेक्शन 230 और 231 का ही प्रयोग करेंगे। चलिए मैं एक आपको पिटीशन में दिखाता हूं इसका एप्लीकेशन। आप देखिए ये पिटीशन है, ठीक है। सेक्शन 232 सेक्शन 232 देख रहे हैं, यानी 230, 231 और 232 ये तीनों सेक्शन का इसमें प्रयोग है। ये पिटीशन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप इसका नाम देख रहे हैं, नीलांबर कैटरर प्राइवेट लिमिटेड, तिरुपति एल्कॉन प्राइवेट लिमिटेड। आप इस पिटीशन को या एप्लीकेशन को एक बार पढ़ें जरूर, ताकि आपको और क्लियरिटी आए। मर्जर एंड अमलगमेशन ऑफ कंपनीज सेक्शन 232 section 232 subsection 1 where an application is made to the tribunal under section 230 for sanctioning of compromise or arrangement proposed between company and any such person as mentioned in that section and it is shown to the tribunal। तो जब हम सेक्शन 230 में कोई एप्लीकेशन करेंगे ट्रिब्यूनल में फॉर सैंक्शनिंग ऑफ कंप्रोमाइज और अरेंजमेंट, किसके किसके बीच में? कंपनी और एनी सच पर्सन यानी क्रिएटर और क्लास ऑफ क्रिएटर, मेंबर और क्लास ऑफ मेंबर, लिक्विडेटर इन केस ऑफ वाइंडिंग ऑफ, ठीक है। और ये ट्रिब्यूनल को हम दिखाते हैं कि कंप्रोमाइज और अरेंजमेंट हैज बीन प्रपोज्ड फॉर पर्पस और इन कनेक्शन विद स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। तो उस स्कीम से क्या हो रहा है? रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है और मर्ज हो रहा है, इन्वॉल्विंग मर्जर और अमलगमेशन ऑफ एनी टू और मोर कंपनीज, और उसके साथ द होल और एनी पार्ट ऑफ अंडरटेकिंग प्रॉपर्टी और लाइबिलिटीज ऑफ एनी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर टू अनदर कंपनी और इज प्रपोज टू बी डिवाइडेड एंड ट्रांसफर टू टू और मोर कंपनीज। तो सेक्शन 232 का प्रयोग कब करेंगे? जब हम उस स्कीम में ये ट्रिब्यूनल को दिखा सकते हैं कि उस स्कीम से रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी हो रहा है, या कंपनीज मर्ज हो रही है, या कंपनीज अमलगमेट हो रही हैं, ठीक है। और उस अमलगमेशन, मर्जर या रिकंस्ट्रक्शन से कोई प्रॉपर्टी पूरी तरह से होल यानी पूरी प्रॉपर्टी या पार्ट किसी कंपनी की प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा या लाइबिलिटी ट्रांसफर हो रहा है एक कंपनी से दूसरे कंपनी में, या डिवाइड हो रहा है अमंग द कंपनीज, तब हम सेक्शन 232 का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि द ट्रिब्यूनल में ऑन सच एप्लीकेशन ऑर्डर मीटिंग ऑफ क्रेडिटर, क्लास ऑफ क्रेडिटर, मेंबर और क्लास ऑफ मेंबर एज द केस में बी टू बी held conducted in such manner as the tribunal may direct and the provision of subsection 3 to 6 of section 230 applies mutandis mutandis। तो जब ये दोनों पॉइंट अपने स्कीम में होता है तो ट्रिब्यूनल मीटिंग को ऑर्डर करता है किसके किसके बीच में? क्रेडिटर और क्लास ऑफ क्रेडिटर और मेंबर ऑफ क्लास ऑफ मेंबर। ये सारी चीजें मैंने आपको पार्ट 2 में भी बता रखा है, तो आप एक बार वहां से भी ध्यान से समझे। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पहले आंसर करता हूं, उसके बाद हम आगे का कॉन्सेप्ट देखेंगे। हु विल मेक एन एप्लीकेशन? ट्रिब्यूनल में कौन एप्लीकेशन करेगा? बोथ द ट्रांसफर कंपनी एंड ट्रांसफरी कंपनी कैन मेक एन एप्लीकेशन जॉइंटली। तो ट्रांसफर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी जॉइंटली एप्लीकेशन मेक कर सकते हैं ट्रिब्यूनल में, ठीक है, या इंडिविजुअली भी कर सकती हैं। लेकिन जो प्रैक्टिस है ट्रिब्यूनल में वो जॉइंटली है, दोनों कंपनियां मिलके ही एप्लीकेशन करती हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। आप देख रहे हैं इन द मैटर ऑफ नीलांबर कैटरर प्राइवेट लिमिटेड, तिरुपति एल्कॉन्स प्राइवेट लिमिटेड, ये दो कंपनियां हैं, इन्होंने जॉइंटली मिलके एप्लीकेशन को फाइल कराया है।
देख रहे हैं नीलांबर, तिरुपति। तो इन कंपनियां ने जॉइंटली मिलकर एप्लीकेशन को फाइल करा है, और यही प्रैक्टिस भी है कि जॉइंटली एप्लीकेशन फाइल करने से, क्योंकि प्रोसेस आसान हो जाता है। आप चाहे तो इंडिविजुअली भी फाइल कर सकते हैं, बट इंडिविजुअल केस में प्रोसेस काफी लेंदी होता है। कैन मीटिंग ऑफ कंपनीज कैन बी कंडक्टेड जॉइंटली और इंडिविजुअली? क्या कंपनीज की मीटिंग जॉइंटली और इंडिविजुअली कराए जा सकते हैं? तो द मीटिंग कैन बी कंडक्टेड जॉइंटली और इंडिविजुअली बाय बोथ द कंपनीज। तो कंपनीज चाहे तो अपना अलग अलग मीटिंग भी करा सकती हैं स्कीम को अप्रूव करने के लिए, या जॉइंटली भी करा सकती हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कैन मीटिंग ऑफ स्कीम ऑफ कंप्रोमाइज अरेंजमेंट ऑफ कंपनीज कैन बी फाइल जॉइंटली और इंडिविजुअली? तो जो कंप्रोमाइज अरेंजमेंट का स्कीम होता है, क्या आप उसको जॉइंटली और इंडिविजुअली फाइल कर सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ, आप चाहें तो उसको जॉइंटली भी फाइल कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी फाइल कर सकते हैं। लेकिन हम अक्सर इंडिविजुअली फाइल नहीं करते हैं, जॉइंटली ही फाइल करते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस काफी इजी कर देता है और खर्चीला भी नहीं होता है। इंडिविजुअली काफी खर्चीला होता है। रोल ऑफ ट्रांसफरी कंपनी आफ्टर ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। अब ट्रिब्यूनल ऑर्डर कर देगी तो जो ट्रांसफरी कंपनी है उसका रोल क्या होगा, चलिए अब इसको समझते हैं। Where an order has been made by the tribunal under subsection 1, merging companies, that is transferee company or companies in respect of which a division is proposed, shall also be required to circulate the following for meeting so ordered by the tribunal। तो क्या क्या करना पड़ेगा उसको? ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज टर्म ऑफ स्कीम ड्रॉन अप एंड अडॉप्टेड बाय द डायरेक्टर ऑफ द मर्जिंग कंपनी। तो जो ड्राफ्ट है स्कीम उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। Confirmation that a copy of draft scheme has been filed with registrar। रजिस्ट्रार के पास ड्राफ्ट का स्कीम फाइल होगा। Report adopted by the director of merging companies explaining their effect on compromise on each class of shareholder, key managerial person, promoter, non-promoter shareholder, laying out in particular share exchange ratio, specifying any specific valuation difficulties। रिपोर्ट डायरेक्टर देगा कि क्या उसका इफेक्ट है कंप्रोमाइज और अरेंजमेंट का शेयर होल्डर पे, की मैनेजरियल पर्सन पे, प्रमोटर पे, नॉन प्रमोटर पे। लेइंग आउट इन पर्टिकुलर शेयर एक्सचेंज रेशियो। शेयर एक्सचेंज रेशियो क्या है? स्पेसिफाइंग एनी स्पेसिफिक वैल्यूएशन डिफिकल्टीज। अगर कोई वैल्यूएशन करने में डिफिकल्टी आती है तो उसको भी हम बताएंगे। अब चलिए आपको बताते हैं शेयर एक्सचेंज रेशियो क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए कंपनी एक्स है, ठीक है, उसके पास 55 शेयर हैं 20 रुपए के, ठीक है। और एक कंपनी वाई है, ठीक है, उसके पास 110 शेयर हैं 10 रुपए के, ठीक है। सो एवरी शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड इशू 2 शेयर। तो जो एक्स का 55 शेयर है वो 20 रुपए का है, वाई का 110 शेयर है वो 10 रुपए का है। तो आप देख रहे हैं 55 शेयर की वैल्यू क्या हुई? 1100 रुपए। और 110 शेयर की वैल्यू भी क्या हुई? 1100 रुपए। तो एक्स जब एक शेयर इशू करेगा तो वाई 2 शेयर इशू करेगा, क्योंकि ये वैल्यू जो होते हैं वो प्रोपोर्शनेट में होते हैं, तो इशू को हम शेयर एक्सचेंज रेशियो कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द रिपोर्ट ऑफ एनी एक्सपर्ट विथ रिगार्ड टू वैल्यूएशन। अगर कोई एक्सपर्ट का रिपोर्ट है तो उसको भी हम सर्कुलेट करेंगे, ठीक है। A supplementary accounting statement if the last annual account of any of the merging company relate to any financial year ending more than 6 months before first meeting of the company summoned for the purpose of approving the scheme। अब सप्लीमेंट्री अकाउंटिंग स्टेटमेंट भी फाइल करेंगे, ठीक है। ऑफ लास्ट एनुअल अकाउंट का अगर फाइनेंशियल ईयर और जब फर्स्ट मीटिंग हुआ था कंपनी का स्कीम को अप्रूव करने के लिए, उन दोनों के बीच में 6 महीने से ज्यादा डिफरेंस हो, तब ये सप्लीमेंट्री अकाउंटिंग स्टेटमेंट फाइल करेंगे। तो मान लीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 2019 को फाइल होता है और मीटिंग होता है 31 दिसंबर 2019 को, तो इन दोनों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप है। तो 6 महीने से ज्यादा का गैप होगा तो हम सप्लीमेंट्री अकाउंटिंग स्टेटमेंट भी सर्कुलेट करेंगे, नहीं तो हम सर्कुलेट नहीं करेंगे अगर 6 महीने से कम का गैप होगा तो चलिए फिर से इन 5 पॉइंट को हम देखते हैं। तो जो मर्जिंग कंपनी है या ट्रांसफरी कंपनी है वो क्या क्या सर्कुलेट करेगी? तो सबसे पहले ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज टर्म ऑफ द स्कीम ड्रॉन अप
उसको सर्कुलेट करेगी। कंफर्मेशन दैट अ कॉपी ऑफ द ड्राफ्ट हैज बीन फाइल्ड विद रजिस्ट्रार, ये कंफर्म करेगी कि रजिस्ट्रार के पास ये स्कीम फाइल हो गया है, उसको भी सर्कुलेट करना है। रिपोर्ट अडॉप्टेड बाय द डायरेक्टर, डायरेक्टर के द्वारा जो रिपोर्ट अडॉप्ट किया गया है उसको भी सर्कुलेट करना है। रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट विद रिगार्ड टू वैल्यूएशन, अगर एक्सपर्ट का रिपोर्ट है कोई वैल्यूएशन के रिगार्डिंग उसको भी सर्कुलेट करना है। फिफ्थ पॉइंट, सप्लीमेंट्री अकाउंटिंग स्टेटमेंट को भी सर्कुलेट करना है। अगर फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होता है और जो फर्स्ट मीटिंग होती है स्कीम को अप्रूव करने के लिए, उन दोनों के बीच में 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं तब, नहीं तो फिर सप्लीमेंट्री अकाउंटिंग स्टेटमेंट हम फाइल नहीं करेंगे। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब देखिए सेक्शन 232 सबसेक्शन 3, ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल ऑन एग्रीमेंट ऑफ कंप्रोमाइज और अरेंजमेंट। अब ट्रिब्यूनल क्या क्या ऑर्डर करेगी, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल आफ्टर सेटिस्फाइंग इटसेल्फ द प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 हैज बीन कंप्लाइड विद मे बाय ऑर्डर सैंक्शन कंप्रोमाइज और अरेंजमेंट और अ सब्सिक्वेंट ऑर्डर मेक प्रोविजन ऑफ द फॉलोइंग मैटर। तो ऑर्डर देने से पहले ट्रिब्यूनल को ये सेटिस्फाई करना है अपने आप को कि जो प्रोसीजर स्पेसिफाइड है सबसेक्शन 1 में एंड सबसेक्शन 2 में उसको पार्टीज ने कंप्लाई किया है। का मतलब कि पार्टीज ने एप्लीकेशन किया है ट्रिब्यूनल में मीटिंग कंडक्ट कराने के लिए, मीटिंग हुआ है, स्कीम को अप्रूव हुआ है, तो ये सारी चीजें जब हो जाएंगी तब हम सेकंड मोशन एप्लीकेशन फाइल करेंगे, या उसको हम पिटीशन भी बोलते हैं। और जब हम सेकंड मोशन एप्लीकेशन फाइल करेंगे या पिटीशन फाइल करेंगे तो ट्रिब्यूनल अपने ऑर्डर में क्या क्या लिखेगी। तो ट्रिब्यूनल लिखेगी कि होल और पार्ट ऑफ एनी अंडरटेकिंग प्रॉपर्टी लाइबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफर कंपनी फ्रॉम डेट टू बी डिटरमाइंड बाय द पार्टीज अनलेस द ट्रिब्यूनल फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग डिसाइड्स और अदरवाइज। तो ट्रांसफर हो रहा है जिन प्रॉपर्टियों का, उसका मेंशन करना ट्रिब्यूनल को अपने ऑर्डर में जरूरी है। देखिए ट्रांसफर टू द ट्रांसफरी कंपनी, अब ट्रांसफरी कंपनी के पास ट्रांसफर कंपनी से क्या क्या ट्रांसफर हो रहा है उसको ट्रिब्यूनल अपने ऑर्डर में रिकॉर्ड करेगी। अलॉटमेंट और एप्रोप्रिएशन ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी एनी शेयर डिवेंचर पॉलिसी और अदर इंस्ट्रूमेंट, अगर कोई शेयर अलॉट करती है ट्रांसफरी कंपनी, डिवेंचर या कोई सिक्योरिटी, उसको भी ट्रिब्यूनल को अपने ऑर्डर में लिखना है। प्रोवाइडेड दैट अ ट्रांसफरी कंपनी shall not as a result of the compromise or arrangement hold any share in its own name or in the name of any trust, whether on its behalf or on behalf of any of its subsidiary associate company or any such share shall be cancelled or extinguished। जैसे मान लीजिए एक्स कंपनी है वो वाई में मर्ज हो रही है। अब जो वाई कंपनी है ना उसने एक्स में शेयर ले रखे हैं, कितना 20,000, ठीक है। अब ये 20,000 शेयर जो है ना जब एक्स मर्ज होगी वाई में तो वाई अपने आप को इशू नहीं कर सकती है, ये शेयर 20,000 खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कंटिन्यूएशन बाई और अगेंस्ट ट्रांसफरी कंपनी एनी लीगल प्रोसीडिंग पेंडिंग बाई और अगेंस्ट द ट्रांसफरी कंपनी ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो जो लीगल प्रोसीडिंग है वो ट्रांसफरर कंपनी से ट्रांसफरी कंपनी में शिफ्ट हो जाएंगे। डिसोल्यूशन विदाउट वाइंडिंग अप, ट्रांसफर कंपनी का डिसोल्यूशन हो जाएगा बिना वाइंडिंग अप के किए हुए। प्रोविजन टू बी मेड फॉर पर्सन हु विद इन सच टाइम एंड सच मैनर द ट्रिब्यूनल डायरेक्ट डिसेंट फ्रॉम कंप्रोमाइज और अरेंजमेंट। अगर कोई व्यक्ति कंप्रोमाइज और अरेंजमेंट से सहमत नहीं होता है तो उसके लिए हम एग्जिट रूट का भी प्रावधान करेंगे। एग्जिट रूट कहने का मतलब कि उसका जो शेयर होगा कंपनी में उसका उतना पैसा दे देंगे और उसको हम बाहर निकाल देंगे। अब चलिए इन चारों पांचों पॉइंट को एक बार फिर से हम देखते हैं। तो सबसे पहले ट्रिब्यूनल अपने ऑर्डर में लिखेगी कि ट्रांसफर क्या हो रहा है, ट्रांसफर कंपनी से ट्रांसफरी कंपनी में जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रहा है वो होल में हो रहा है या पार्ट में हो रहा है, ये सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। सेकेंड पॉइंट वो लिखेगी कि ट्रांसफरी कंपनी ने जो अलॉटमेंट ऑफ शेयर दिया उसके बारे में लिखेगी। जो ट्रांसफर कंपनी के लोग हैं उसको जो शेयर अलॉट हुआ ट्रांसफरी कंपनी में या डिवेंचर में या कोई सिक्योरिटी दिया उसको लिखेगी। ये एक्सेप्शन है कि अगर ट्रांसफरी कंपनी कोई शेयर ट्रांसफर कंपनी में होल्ड कर रही है तो उस शेयर को हम कैंसिल कर देंगे। कंटिन्यूएशन ऑफ द कंटिन्यूएशन बाई और अगेंस्ट ट्रांसफरी कंपनी एनी लीगल प्रोसीडिंग, अगर कोई ट्रांसफर कंपनी पे कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रहा है तो अब वो ट्रांसफरी कंपनी पे चलेगा। ट्रांसफर कंपनी का डिसोल्यूशन हो जाएगा बिना वाइंडिंग अप के।
अगर कोई शेयर होल्डर या मेंबर डिसेंट कर रहा है इस स्कीम से, तो उसके लिए हम एग्जिट रूट बनाएंगे। एग्जिट रूट बनाएंगे कहने का मतलब कि उसको उसके शेयर का पैसा दे देंगे और उसको हम कंपनी से निकाल देंगे। तो ये 5 पॉइंट थी, ये 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा क्या क्या ट्रिब्यूनल लिख सकती है, ये 5 पॉइंट तो लिखना ही लिखना है। शेयर कैपिटल हेल्ड बाय नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर, अगर कोई नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर है और वो शेयर होल्ड कर रहा है ट्रांसफर कंपनी में, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से हम ट्रांसफर कंपनी में शेयर अलॉट करेंगे। ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय, जो ट्रांसफर कंपनी के एम्प्लॉय होंगे वो ट्रांसफरी कंपनी के एम्प्लॉय हो जाएंगे। अब चलिए लिस्टेड कंपनी, मान लीजिए जो ट्रांसफर कंपनी है लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, और जो ट्रांसफरी कंपनी है वो अनलिस्टेड कंपनी है, तो उस केस में क्या होगा, तो ट्रांसफरी कंपनी शेल रिमेन अनलिस्टेड कंपनी अंटिल इट बिकम्स लिस्टेड कंपनी। तो ट्रांसफर होने के बाद भी ट्रांसफरी कंपनी जो है वो अनलिस्टेड कंपनी ही रहेगी। If shareholder of the transfer company decide to opt out of the transferee company, provision shall be made for payment of valuation of share held by them or other benefit in accordance with predetermined formula or after valuation is made or arrangement under provision may be made by the tribunal। तो अगर जो ट्रांसफर कंपनी है उसके शेयर होल्डर अगर ट्रांसफरी कंपनी में नहीं जाना चाहते हैं, तो उनको हम प्री डिटरमाइंड फॉर्मूला पे या वैल्यूएशन पे उनको उनके शेयर्स के वैल्यू दे के हम उन्हें निकाल देंगे। एग्जिट अपॉर्चुनिटी भी इसे कहते हैं हम। तो चलिए इसका एक्सेप्शन देखते हैं। प्रोवाइडेड दैट द अमाउंट ऑफ पेमेंट और वैल्यूएशन अंडर दिस क्लॉज फॉर शेयर शैल नॉट बी लेस देन व्हाट हैज बीन स्पेसिफाइड बाय सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड। अगर सेबी ने कोई फॉर्मूला दिया है पेमेंट के लिए या वैल्यूएशन करने के लिए, तो हम उसी हिसाब से पैसा देंगे जो ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर होंगे या क्रेडिटर होंगे, उससे कम में नहीं देंगे। व्हेन ट्रांसफर कंपनी इज डिसॉल्व ऑथराइज्ड कैपिटल, तो अब हम बात करेंगे कि जब ट्रांसफर कंपनी डिसॉल्व हो जाती है तो ऑथराइज्ड कैपिटल का क्या होता है। व्हेन ट्रांसफर कंपनी इज डिसॉल्व द फी इफ एनी पेड बाय द ट्रांसफर कंपनी ऑन इट्स ऑथराइज्ड capital shall be set off against any fee payable by the transferee company on its authorized share capital subsequent to the amalgamation। तो जैसे मान लीजिए एक्स लिमिटेड कंपनी है, इसका ऑथराइज शेयर कैपिटल है 1 लाख, तो इस पे 1 लाख पे फी दिया होगा एक्स ने। वाई लिमिटेड कंपनी है, इसका ऑथराइज कैपिटल है 2 लाख, तो इस पे भी इसने फी दिया होगा। अब अमेलगमेशन के बाद या मर्जर के बाद एक्स लिमिटेड खत्म हो जाती है, तो वाई लिमिटेड का शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख हो जाएगा। तो कह रहा है कि ये जो 3 लाख होगा ना, जो 1 लाख का बढ़ोतरी होगा उस पर हमें कोई फी पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही फी पे कर दिया है एक्स लिमिटेड ने। समझ रहे हैं आप बात को, फिर से मैं आपको समझाता हूं। एक्स लिमिटेड इसका 1 लाख का कैपिटल है, वाई लिमिटेड इसका 2 लाख का कैपिटल है। तो जब ये दोनों कंपनियां बनी, इन्होंने फी पे कर दिया अपने अपने कैपिटल पे। अब एक्स लिमिटेड मर्ज हो जाती है वाई लिमिटेड में, तो यहाँ 1 लाख की बढ़ोतरी हो जाएगी क्योंकि एक्स का कैपिटल वाई में आ जाएगा। तो हम 1 लाख का बढ़ोतरी जो हो रहा है उसके लिए कोई फी नहीं पे करेंगे, क्योंकि एक्स ने ऑलरेडी फी पे कर दिया है। आप इस एग्जाम्पल को पढ़ लीजिएगा। एनी सच अदर नेसेसरी थिंग टू बी इंक्लूडेड इन द ऑर्डर, अगर ट्रिब्यूनल को कोई और भी चीजें लगती हैं तो वो सारी चीजें भी अपने ऑर्डर में लिख सकती है, लेकिन ये सारे पॉइंट ट्रिब्यूनल को लिखना ही लिखना है। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इफेक्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, वेयर एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन प्रोवाइड फॉर ट्रांसफर ऑफ एनी प्रॉपर्टी और लाइबिलिटीज, देन बाय वर्च्यू ऑफ द ऑर्डर दैट प्रॉपर्टी shall be transferred to the transferee company and liability shall be transferred to and become liabilities of the transferee company, and any property may, if the order so direct, be free from any charge which shall be by virtue of the compromise or arrangement ceases to have effect। तो
जो ट्रांसफर कंपनी का प्रॉपर्टी है ना, वो ट्रांसफरिंग कंपनी को ट्रांसफर हो जाएगा, या कोई लाइबिलिटी हो तो लाइबिलिटी भी ट्रांसफर हो जाएगा। अगर कोई प्रॉपर्टी पे चार्ज है तो वो फ्री भी हो जाएगा, अगर स्कीम में ऐसा दिया हुआ है। फाइलिंग ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर विद रजिस्ट्रार। अब रजिस्ट्रार के पास आपको सर्टिफाइड कॉपी फाइल करना है, ठीक है। इफेक्टिव डेट स्पेसिफाइड इन द स्कीम। The scheme under this section shall clearly indicate an appointed date from which it shall be effective, and the scheme shall be deemed to be effective from such date, not at a subsequent date to the appointed date. तो जब भाई हम स्कीम बनाते हैं ना, उस स्कीम में हम एक अपॉइंटेड डेट देते हैं, उसी डेट के बाद ये ट्रांसफर एप्लीकेबल होगा। मतलब जितने भी राइट एंड लाइबिलिटीज होते हैं उसी डेट के बाद से होंगे। चलिए मैं आपको किसी ट्रिब्यूनल के ऑर्डर में अपॉइंटेड डेट दिखाता हूं। आप देख रहे हैं ये अपॉइंटेड डेट है 1 अप्रैल 2022, और ये ट्रिब्यूनल का हियरिंग हुआ है 2023 में, और अपॉइंटेड डेट है 2022 1 अप्रैल। तो इस दिन के बाद से ही जो लाइबिलिटी होंगे या ट्रांसफर होंगे वो इसी दिन से होंगे, ऑर्डर के डेट से नहीं होंगे। ये चीज आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। फाइलिंग ऑफ duly certified statement of compliance of scheme with registry. Every company in relation to which the order is made shall, until the completion of the scheme, file statement in such form within such time as may be prescribed with registrar every year, duly certified by chartered accountant, cost accountant, or a company secretary in practice, indicating the scheme is being complied with accordance with the order of the tribunal. तो जब तक जो ऑर्डर में दिया हुआ है सारी बातें को फुलफिल नहीं किया जाता है, तब तक हर एक साल आपको रजिस्ट्री में कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल करना पड़ेगा। वो कंप्लायंस रिपोर्ट पे कंपनी सेक्रेटरी या सीए का सिग्नेचर मस्ट है, या कॉस्ट अकाउंटेंट का सिग्नेचर मस्ट है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन केस ऑफ कंट्रावेंशन, अगर कोई पार्टी फाइल नहीं करती है तो उस पर 1000 रुपी ईच डे पे फाइन है, और मैक्सिमम 3 लाख का फाइन है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। क्लैरिफिकेशन अंडर सेक्शन 232 सबसेक्शन 6 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो ये एमसीए द्वारा एक क्लैरिफिकेशन आया था अपॉइंटमेंट डेट के रिगार्डिंग 2019 में 21 अगस्त को। तो चलिए मैं एक एक पढ़ के आपको समझाता हूँ। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 232 सबसेक्शन 6 ऑफ द एक्ट एनेबल कंपनीज इन क्वेश्चन टू चूज एंड स्टेट इन द स्कीम एन अपॉइंटेड डेट। दिस डेट में बी स्पेसिफाइड कैलेंडर डेट or may be tried to the occurrence of any event or such a grant of license by competent authority or fulfillment of any precondition agreed by the parties or meeting any other requirement as agreed between the parties which are relevant to the scheme. तो ये डेट कुछ भी हो सकता है, कोई कैलेंडर डेट हो सकता है, या कोई इवेंट ऑकर होता है उसके बाद का हम डेट ले सकते हैं, या कोई लाइसेंस लेना हो, अगर लाइसेंस मिल जाएगा उसके बाद का कोई डेट ले सकते हैं, या कोई कंडीशन पार्टीज ने आपस में इम्पोज किया हो कि कंडीशन फुलफिल होगा उसके बाद का डेट होगा। तो इस तरीके से आप कोई भी डेट ले सकते हैं, और जो अपॉइंटमेंट डेट होगा उसको हम क्या कहेंगे, एक्विजिशन डेट और डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल फॉर द पर्पस ऑफ कंफर्मिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसी डेट से हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का डेट भी लेंगे। तो जो डेट होगा ना उसको हम एक्विजिशन डेट भी बोलेंगे, एंड ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल फॉर पर्पस ऑफ कंफर्मिटी टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और उसी डेट से हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए भी जो फॉर्मेलिटीज होंगी तो उसी डेट से हम कैलकुलेट करेंगे। Where an appointed date is chosen as a specific calendar date, it may precede the date of filing of application of the merger or amalgamation in NCLT. तो जब भी हम अपॉइंटेड डेट चूज करते हैं ना, तो एप्लीकेशन जब फाइल करते हैं उससे वो पहले का डेट होना चाहिए, ठीक है, उससे बाद का नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको इस एग्जांपल में दिखाता हूं। आप देखिए ये हियरिंग कब हुआ है, 10 जनवरी 2023 को। ऑर्डर कब प्रोनाउंस हुआ है, 7 फरवरी 2023 को, ठीक है। और स्कीम में डेट कब है, 1 डे ऑफ अप्रैल 2022। देख रहे हैं। तो जब भी आप भी अपॉइंटेड डेट को चूज करेंगे तो पिटीशन के फाइल करने से पहले का डेट होना चाहिए, पिटीशन के फाइल करने के बाद का डेट नहीं होना चाहिए।
However, if the appointed date is significant antedated beyond a year from the date of filing, the justification for same would have to be specifically brought out in the scheme and it would be not against the public policy. अगर आप कोई डेट लेते हैं जो 1 साल से पहले का है, जैसे मान लीजिए आपने पिटीशन फाइल किया अप्रैल 2023 में, ठीक है, और अब डेट लेते हैं अप्रैल 2022 के पहले का, तो आपको रीजन भी देना पड़ेगा। आप डेट 1 साल पहले तक ले सकते हैं, लेकिन अगर 1 साल के बाद तक आपको अगर कोई डेट लेते हैं तो उसके लिए आपको रीजन देना पड़ेगा। अब चलिए लास्ट पॉइंट देखते हैं। अगर आप कोई डेट लेते हैं जो किसी इवेंट के ऑकर होने पे लागू होती है, तो उस इवेंट को आप अपने स्कीम में लिखेंगे ताकि जब वो इवेंट ऑकर हो जाए तो वो डेट को हम इफेक्टिव मान सकें, ठीक है। अगर वो इवेंट पिटीशन फाइल होने के बाद की होती है तो फिर आपको एक इंटीमेशन भी देना होगा रजिस्ट्रार को 30 दिन के अंदर, जब वो इवेंट फोर्स में आ जाएगी। तो समझ रहे हैं, इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, फिर आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब चैप्टर 15 जो मर्जर होता है ट्रिब्यूनल के थ्रू वो कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में हम फास्ट ट्रैक मर्जर को देखेंगे।